हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद पीयूष सर में। आप सभी बच्चे इस चैनल पे क्लास 10 12th की वीडियोस देख रहे हैं। 10th क्लास में मैथमेटिक्स केमिस्ट्री सारी वीडियोस आ रही हैं। तो आपकी डिमांड थी कि भैया फिजिक्स की भी वीडियो लेके आइए। 2026 बोर्ड एग्जाम में इस बार जो पेपर आने वाला है वो थ्योरी और न्यूमेरिकल मिक्स होके आएगा। पिछले साल कानपुर का जो सेट था उसमें सारे न्यूमेरिकल थे, एक थ्योरी को छोड़। तो अभी हम लोग न्यूमेरिकल की सीरीज स्टार्ट किए हुए हैं। हम लोग सबसे पहले 4 चैप्टर है फिजिक्स में, चारों चैप्टर के न्यूमेरिकल करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग वन शॉट लाके उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। आज हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर क्लास 10th का, कोई भी बोर्ड का बच्चा हो जरूर देखिएगा। कुमार मित्तल के जितने भी क्वेश्चंस है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारे क्वेश्चंस मैंने क्या कराए बेटा इसमें डिस्कस कराए। कम से कम 50 से 60 क्वेश्चंस यहाँ पे रहेंगे, ध्यान रखिएगा। तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपको ऐसा कंटेंट यूट्यूब पे नहीं मिलने वाला है। 4 5 20 न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, लेकिन 50 न्यूमेरिकल नहीं मिलने वाले हैं। सारे न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे हम लोग यहाँ पे। पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन तथा वर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट एंड डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, इसको पढ़ना है और इसके न्यूमेरिकल करना है। लेकिन इसको करने से पहले बच्चों आप लोगों को थोड़ी सी बेसिक जानकारी होनी चाहिए। मैं बता दूं, यहाँ से पूरा पेपर आने वाला है, मैं गारंटी ले रहा हूँ। अगर आपने इसको देख लिया तो थोड़ा सा टाइम दीजिएगा, यहीं से पेपर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए बेटा कि दर्पण के बारे में पता होना चाहिए। दर्पण का मतलब होता है मिरर। दर्पण जो होते हैं बेटा दो तरीके के होते हैं। यहाँ पे इसलिए बेसिक जानकारी दे रहा हूँ जिससे कि आप लोग चीजों को समझ सके थोड़ा सा। एक अवतल दर्पण होता है और एक तल दर्पण, अर्थात एक कॉनकेव मिरर होता है और एक कॉन्वेक्स मिरर। राइट बेटा, अवतल दर्पण जो होते हैं कि 6 कंडीशन होती है, आप लोगों को ध्यान रखनी है। वस्तु को रखने की 6 कंडीशन होती है। 6 कंडीशन कौन कौन सी होती है जब हम आपको चैप्टर पढ़ाएंगे तब बताएंगे। लेकिन ध्यान रखिएगा, अवतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनाता है वो 5 स्थितियों में हमेशा वास्तविक बनाता है। वास्तविक बनाएगा इसका मतलब जितने भी प्रतिबिंब वास्तविक बनते हैं वो उल्टे बनते हैं। ठीक है, वास्तविक बनाएगा उल्टा बनाएगा। और वास्तविक का मतलब होता है रियल इमेज बनाएगा, उल्टा का मतलब होता है इन्वर्टेड बनाता है। ठीक है, 6 कंडीशन होती है। 6 कंडीशन आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे जब हम वन शॉट पढ़ाएंगे। अभी इतना जानना है, कॉनकेव मिरर जो होता है उसमें जो वस्तु होती है, कॉनकेव मिरर कुछ इस तरीके से होता है, आप लोगों को मैं थोड़ा सा बता ही दूं। कॉनकेव मिरर इस तरीके से होता है, अवतल दर्पण इस तरीके से होता है। ये इसका मुख्य अक्ष होता है, प्रिंसिपल एक्सिस होता है। ये पॉइंट पी होता है जिसको हम लोग कहते हैं ध्रुव। और ये होता है फोकस। मान लेते हैं ध्रुव से फोकस की दूरी अगर आपने 10 लिए तो जितनी यहाँ से यहाँ तक ली उतनी फोकस से यहाँ तक लेंगे, जो बिंदु मिलेगा वो वक्रता केंद्र होगा। अच्छा, इसका मतलब ये 10 सेंटीमीटर है, ये भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा 10 सेंटीमीटर। तो हम कह सकते हैं यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 20 सेंटीमीटर। तो ये वक्रता केंद्र कहलाता है। ये जो पॉइंट सी दिखाई दे रहा है ये वक्रता केंद्र होता है। ये जो पॉइंट पी दिखाई दे रहा है इसको कहते हैं दर्पण का ध्रुव। दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र की जो दूरी होती है बेटा इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं जिसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसका मतलब सर ये पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की जो डिस्टेंस होगी वो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगी क्या? बिल्कुल। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है ना बेटा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस इसको कहते हैं फोकल लेंथ। क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस 10 थी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई 20 हो गई। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, वक्रता त्रिज्या जो होती है, इस फोकस की डबल होती है। ये फॉर्मूला कहीं नोट कर लेना। वक्रता त्रिज्या जो होती है वो फोकस की क्या होती है? डबल होती है। ये बात हम क्या कह सकते हैं यहाँ पे बता सकते हैं एग्जामिनर को। इस पे क्वेश्चंस आने वाले, अभी ध्यान रखिएगा। अच्छा, ये जो अवतल दर्पण है बेटा, यहाँ पे 6 कंडीशन होती है। पहला जो प्रतिबिंब रखा जाता है वो अनंत पे रखा जाता है। दूसरा प्रतिबिंब अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखा जाता है। तीसरा प्रतिबिंब अनंत सॉरी, पहला प्रतिबिंब हम लोग अनंत पे रखते हैं। दूसरा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं। तीसरा हम लोग रखते हैं वक्रता केंद्र पर। चौथा रखते हैं वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में। पांचवा रखते हैं फोकस पर। और छठा जो हमारा इमेज होता है, ओ ऑब्जेक्ट होता है, वो फोकस और पोल के बीच में। ये जो 5 कंडीशन है ना, कि यदि वस्तु अनंत पे रखी होगी, यदि वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी, यदि वस्तु वक्रता केंद्र के बीच में रखी होगी, यदा यदि वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी होगी, यदि वस्तु फोकस पे रखी होगी, तो इन सारी 5 कंडीशन में हमारा जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा रियल इमेज बनता है। कैसा इमेज बनता है? रियल, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, ध्यान रखिएगा। और उल्टा बनता है, वास्तविक बनता है और साथ ही साथ बेटा कैसा बनता है? उल्टा बनता है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जब कॉनकेव मिरर इमेज हमारा वास्तविक नहीं बनाता है। कैसा बनाता है? आभासी बनाता है। ये क्वेश्चन पेपर में आ सकता है, ध्यान रखिएगा। आभासी अगर बनाएगा, अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये कॉनकेव मिरर है तो ये जितनी भी साइड होंगी ये क्या होंगी? माइनस की होंगी। ठीक है,
और अगर इधर चले जाए तो ये वाली साइड क्या हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। आप लोगों ने पढ़ा रखा होगा एक्सिस के बारे में, लेफ्ट में चलते हैं तो माइनस, राइट में चलते हैं तो प्लस। ध्यान रखिएगा 5 ऐसी कंडीशन है, यदि वस्तु अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता है, ध्यान रखना। अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वक्रता केंद्र पे बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, फोकस पे रखते हैं तो अनंत पे बनता है। ये 5 कंडीशन में इमेज, ऑब्जेक्ट यहीं पे रखे जाते हैं और इमेज भी यहीं पे बनती है, उल्टी बनती है, रियल बनती है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन है कॉनकेव मिरर की, जब वस्तु को हम लोग फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तब हमारा प्रतिबिंब इस साइड नहीं इस साइड बनता है। और जब इस साइड बनता है तो पॉजिटिव बनता है, मतलब वी पॉजिटिव आता है। वी पॉजिटिव कब आता है बेटा, वी पॉजिटिव कब आता है, वी पॉजिटिव तब आता है जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच, ध्यान रखिएगा। और जब उधर बनेगा इसका मतलब आभासी बनेगा। कोई भी इमेज अगर सीधा बनता है ना, हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई भी इमेज सीधा बन रहा है, इरेक्ट बन रहा है, इसका मतलब 110% वह इमेज कैसा बन रहा होगा, वर्चुअल बन रहा होगा। जितने भी इमेज इरेक्ट होते हैं, सीधे होते हैं, वो हमेशा वर्चुअल इमेज बनाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो कॉनकेव मिरर, सबसे पहले आपने आपको बताया दर्पण के बारे में। दर्पण दो प्रकार के होते हैं, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण जो होता है वो 5 ऐसी कंडीशन होती है जिसमें रियल इमेज बनाता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें वर्चुअल इमेज बनाता है। वो कंडीशन कौन सी है, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, अर्थात जब वस्तु को ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखा जाता है। ये ध्यान रखिएगा, चैप्टर पढ़ाएंगे तो आपको चीजें समझ में आएंगी, ठीक है। अभी आपको इतना ध्यान रखना है। तो अवतल दर्पण में हम कह सकते हैं 3 चीजें ध्यान रखनी है, क्योंकि दर्पण जो फॉर्मूला होता है, दर्पण सूत्र जो होता है, जो आपको याद रखना है, यहाँ पे फॉर्मूला, अभी फॉर्मूले यूज होंगे। 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। जो दर्पण सूत्र होता है, इस फॉर्मूले को याद रख लीजिएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v, ये होता है। और एक फॉर्मूला याद रखना है, r बराबर 2f। तो यहाँ पे ये जो f है, u है और ये v है, ये है क्या, तो ये जो बेटा f है ना, तो हम लोग कहते हैं फोकस दूरी। क्या कहते हैं, फोकस दूरी, जिसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ, ठीक है। और जो u है इसको हम लोग कहते हैं वस्तु की दूरी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इंग्लिश वाले लिख लीजिएगा बेटा, मैं बोल रहा हूँ, u को कहते हैं डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, और ये जो v है इसको कहते हैं प्रतिबिंब की, क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की दूरी, अर्थात डिस्टेंस ऑफ इमेज। बेटा एक बात ध्यान रखना, ये फोकस दूरी होती क्या है, फोकस दूरी ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी होती है। जैसे यहाँ से यहाँ तक 10 लिया था, ये है फोकस दूरी। फोकस दूरी जो होती है, पूछा जाए बताइए फोकस दूरी क्या है, तो बताइएगा दर्पण के ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। द डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस इज कॉल्ड फोकल लेंथ, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी, जब कभी हमारे न्यूमेरिकल में अवतल दर्पण बोलेगा, तो अवतल दर्पण में जो हम लोगों को फोकस लेना है वो हमेशा पॉजिटिव लेना है। अवतल दर्पण में जो हम लोगों को फोकस लेना है वो हमेशा कैसा लेना है, निगेटिव लेना है। क्यों, क्योंकि कॉन्वेक्स कॉनकेव मिरर में जो फोकस होता है वो हमेशा निगेटिव होता है। देखो निगेटिव साइड में है कि नहीं है, ये सारी साइड निगेटिव है, निगेटिव होता है। और जो यू होता है बच्चे, ये जो यू होता है ये भी निगेटिव होता है। क्यों सर, क्योंकि यू का मतलब क्या है, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी का मतलब होता है, यदि आप वस्तु को यहाँ पे रख रहे हो, ये वस्तु यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी हो जाएगी। अगर वस्तु को फोकस पे रख रहे हो तो ध्रुव से फोकस की दूरी वस्तु की दूरी कहलाएगी, है ना। अगर वस्तु को यहाँ पे रख रहे हो तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी वस्तु की दूरी कहलाएगी। वस्तु को कहीं पे भी रख दो, कॉनकेव मिरर में हमेशा वस्तु कहाँ रखी जाती है, निगेटिव साइड ही रखी जाती है। ऑब्जेक्ट पहला इन्फानाइट पे रखते हैं, कंडीशन याद होनी चाहिए। दूसरी इन्फानाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रखते हैं। तीसरा सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं। चौथा सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रखते हैं। पांचवा फोकस पे रखते हैं। छठा फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। हम देख रहे हैं इसकी 6 कंडीशन होती है, 6 की 6 कंडीशन में इसका ऑब्जेक्ट की जो डिस्टेंस होगी वो निगेटिव होगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट निगेटिव साइड रखा जाता है। इसका मतलब ऑब्जेक्ट की भी डिस्टेंस क्या होगी, निगेटिव होगी। और जब हम बात करते हैं प्रतिबिंब की दूरी की सर जी, तो प्रतिबिंब की दूरी भी हमने क्या कहा, वस्तु को यहाँ रखते हैं, सारे प्रतिबिंब इसी साइड बनते हैं, इसी साइड बनते हैं, उल्टे बनते हैं, इसी साइड बनते हैं और उल्टे बनते हैं। ध्यान रख लेना है आप लोगों को, जब इसी साइड रखेंगे तो इसी साइड बनेगा, उल्टा बनेगा। और अगर उल्टा बनेगा तो इसी साइड बनेगा, इसका मतलब निगेटिव बनेगा। कैसा बनेगा, निगेटिव। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जब हमारा ऑब्जेक्ट कैसा बनता है, पॉजिटिव में बनता है। कब, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देते हैं, तो वो ऑब्जेक्ट बनता है उस साइड बनता है। तो ध्यान रखना है। वैसे कॉनकेव मिरर की जब बात करेगा, आप इसको नोट करो जरा फटाक से, 1 मिनट।
ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लीजिएगा, कॉल आ गई थी। तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि कॉनकेव मिरर जब बोलेगा, अवतल दर्पण जब बोलेगा, तो हम लोगों को फोकस हमेशा निगेटिव लेना है। जो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा, वस्तु की दूरी, वो वस्तु सबकी सब यही रखी जाती है, इसका मतलब वो भी निगेटिव लेनी है। और जो प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब बेटा अनंत पे रखते हैं तो फोकस पे बनता है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनता है, वक्रता केंद्र पे रखते हैं तो वक्रता केंद्र पे बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखते हैं तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, फोकस पे रखते हैं तो अनंत पे बनता है। ये 5 ऐसी कंडीशन होती है जहां हमारा इमेज कैसा बनता है, निगेटिव बनता है। लेकिन निगेटिव बनेगा इसका मतलब कैसा बनेगा, आपको लिख दे रहा हूं मैं। निगेटिव बनता है इसका मतलब कैसा बनता है, रियल बनेगा। ध्यान रखना, अगर इमेज हमारा निगेटिव बन रहा है इसका मतलब रियल बन रहा है, और जितने भी रियल इमेज होते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं, उल्टा होता है, उल्टा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर की, जिसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब कैसा बनता है बेटा, बोलो सही बच्चे, पॉजिटिव बनता है। तो जब कभी एग्जामिनर कहेगा ना कि प्रतिबिंब आभासी बन रहा है, मतलब अवतल दर्पण में वस्तु को, ये अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, और वो कह रहा है वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है, तो उस 40 को पॉजिटिव लेना, क्योंकि अवतल दर्पण में जब आभासी बनेगा ना तो ही पॉजिटिव बनेगा। आभासी अगर बनेगा तो ध्यान रखना, आभासी अगर बनेगा तो सीधा बनेगा। जितने भी इमेज इन वर्चुअल होते हैं वो सारे के सारे इरेक्ट होते हैं, और सीधा बनेगा तो वस्तु से बड़ा भी बनेगा, ध्यान रख लेना, वस्तु से बड़ा बनेगा। ये आप इसको कंडीशन ध्यान रखिए, ठीक है बच्चे। सबसे पहले जो कॉनकेव मिरर होता है, इसकी पहली बात तो साइन कंजर्वेशन याद रखनी, क्योंकि फॉर्मूले में अभी आगे चल के न्यूमेरिकल में ये सब आने वाला है बच्चे, इसलिए मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। कॉनकेव मिरर में फोकस भी निगेटिव होता है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट भी निगेटिव होता है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज जो होती है, प्रतिबिंब की दूरी, वो भी निगेटिव होती है। लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जब पॉजिटिव होती है, कब, जब हम ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, फोकस और पोल के बीच में रखते हैं। क्यों, जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो हमारा बिहाइंड द मिरर बनता है, दर्पण के पीछे बनता है जाके इमेज, सीधा बनता है, और सीधा बनेगा इसका मतलब आभासी बनेगा, आभासी बनेगा इसका मतलब ध्यान रखिएगा हमारा सीधा बनेगा, और सीधा बनेगा तो आभासी बनेगा, और आभासी बनेगा तो हमारी वो जो साइन होगा वो क्या होगा, पॉजिटिव हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। ये सारी चीजें अभी आपको इसको नोट कर लेना है बेटा, कि जब अवतल दर्पण बोलेगा तो फोकस निगेटिव लेना है, यू भी निगेटिव लेना है, वी जो होगा वो भी निगेटिव होगा, लेकिन एक ऐसी कंडीशन होगी जब वी पॉजिटिव हो जाएगा, कब, जब हम ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रख देंगे। क्यों, क्योंकि जब फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो हमारा इमेज दर्पण के पीछे बनने लगता है, और दर्पण के पीछे बनता है तो सीधा बनता है, लेकिन वो आभासी बनता है। और जितने भी इमेज आभासी होते हैं ना, वर्चुअल, वो सारे के सारे इरेक्ट होते हैं। और ध्यान रखना, अगर आभासी बनेगा ना तो पॉजिटिव बनेगा, ये भी ध्यान रख लेना, ठीक है। चलो, अब हम आपको एक बात बताने वाले हैं बेटा, इसको रफ कर दें, इसको रफ कर दें। चलिए, आप इसको नोट कर लीजिएगा, मैं इसको रफ करके यहाँ पे एक बात और लिखने जा रहा हूँ। फॉर्मूला आप लोगों ने देखा, मिरर फॉर्मूला, इसको कहते हैं मिरर फॉर्मूला। क्या कहते हैं बेटा, बेटा इसको क्या कहते हैं, मिरर फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। दर्पण सूत्र, एक फॉर्मूला लिखा था हमने, आर बराबर 2f। आर क्या होता है, आर क्या होता है बेटा, वक्रता त्रिज्या होती है। क्या होता है, वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है। ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होती है, ये फोकस की क्या होती है, फोकस की डबल होती है, ये ध्यान रखना, ठीक। अब हम आपको उत्तल दर्पण के बारे में बताने जा रहे हैं, कॉन्वेक्स मिरर के बारे में बता रहे हैं। कॉन्वेक्स मिरर बेटा कुछ इस तरीके से होता है, ये, और यहाँ पे का एफ होता है, और यहाँ इसका सी, ध्यान रखना। हम लोग को थोड़ा सा फील करके बता रहे हैं, ये वाली साइड जो होती है कैसी होती है, निगेटिव। ये वाली साइड कैसी होती है बेटा, पॉजिटिव। आपने पढ़ रखा होगा एक्सिस के बारे में। तो जब हम इधर उत्तल दर्पण की बात करेंगे, तो जब उत्तल दर्पण कह रहा होगा, कॉन्वेक्स मिरर कह रहा होगा, तो यहाँ जो फोकस दूरी होगी, मान लो अभी न्यूमेरिकल आएगा बेटा, वहां फोकस दूरी दे रखी होगी, तो पॉजिटिव लोगों की निगेटिव लोगे। फोकल लेंथ जो होगी बेटा, वो फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगों की निगेटिव लोगे। अब आप देख के बताओ, आप उस डायग्राम में देख के बताओ, फोकल लेंथ पॉजिटिव लोगों की निगेटिव लोगे, पॉजिटिव लोगों। क्यों, क्योंकि फोकस जो होता है वो पॉजिटिव साइड होता है। इसका मतलब कॉनकेव मिरर में फोकस को हम लोग कैसा लेंगे, हमेशा कॉन्वेक्स मिरर में फोकस को हमेशा कैसा लेंगे, पॉजिटिव, और कॉनकेव में कैसा लेंगे, निगेटिव। अच्छा, यहाँ वस्तु की दूरी कैसी होती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट, यहाँ डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट कैसा होता है, अब देखो बेटा, एक बात ध्यान रखना, अगर आप लोगों ने उत्तल दर्पण का साइन वो पढ़ रखा है, रे डायग्राम, तो आप लोगों ने देखा होगा कि वस्तु अनंत पे रखी जाती, पहली वस्तु अनंत पे रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब फोकस पे बनता था, जाके ऐसे लाइट आती थी, अब यहाँ से जाके ऐसे हो जाती थी, रिफ्लेक्ट हो जाती थी, रिफ्लेक्ट, और ऐसे आती थी, यहाँ से रिफ्लेक्ट हो जाती थी। इसको हम लोग ऐसे ला के यहाँ पे क्या करते थे, मिलाते थे, तो ये पे जहाँ पे कटता था वहां पे इसका प्रतिबिंब बनता था। तो उत्तल दर्पण जो होता है वहां फोकस पॉजिटिव होता है, लेकिन वस्तु की दूरी हमेशा कैसी होती है, निगेटिव होती है। ऑब्जेक्ट हमेशा निगेटिव साइड रखा जाएगा, चाहे वो हमारा अवतल दर्पण हो, चाहे वो हमारा उत्तल दर्पण हो, चाहे वो हमारा कॉनकेव मिरर हो, चाहे वो हमारा कॉन्वेक्स मिरर हो।
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट जो होगा वो हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। लेकिन सर जी प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा, प्रतिबिंब की दूरी कैसी होगी बच्चा, डिस्टेंस ऑफ इमेज क्या होगा। अब आप खुद देख के बताओ ना कि ऑब्जेक्ट को हम लोग यहाँ पे रखे थे, इन्फाइनाइट पे रखे थे, तो लाइट ऐसे गई और ये तो ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो यहाँ रिफ्लेक्ट हो जाएगी, पीछे पॉलिश लगी हुई है, पीछे जा नहीं पाएगी। ऐसे लाइट यहाँ से गई, यहाँ से रिफ्लेक्ट होगी, यहाँ आ गई, मैंने फील किया ये लाइट जाके ऐसे 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 फील किया, ये लाइट जाके यहाँ पे क्या होगी, मिलेगी, कहाँ पे मिलेगी, फोकस पे मिलेगी। इसका मतलब जब प्रतिबिंब ऑब्जेक्ट को हम लोग अनंत पे रखते हैं तो इसका इमेज फोकस पे बनता है, लेकिन सीधा बनता है। ध्यान रखना, इस साइड बनेगा, मैंने कहा था इस साइड बनेगा तो कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। ये मिल नहीं रहा था, ये तो मैंने फील किया कि यहाँ पे जाके मिलेगा। इसका मतलब जिसमें आप आभास करते हो, जिसको तुम सोचते हो कि यहाँ पे जाके मिलेगा, वो आभासी प्रतिबिंब बनाता है। कैसा प्रतिबिंब बनाता है, आभासी। आभासी मतलब होता है वर्चुअल बनाता है। और वर्चुअल बनाएगा तो मैंने आपसे क्या बोला था अभी, इरेक्ट बनाएगा, सीधा बनाएगा। अब छोटा बनना है कि बड़ा बनना है वो तो बात की बात है, ये तो बहुत छोटा बनता है, बिंदुवत बिल्कुल पॉइंट के आकार का बनता है, लेकिन बन तो आभासी रहा है ना। और जितने भी इमेज आभासी होंगे ना, वो सारे के सारे कैसे होंगे, पॉजिटिव होंगे। तो आप लोगों को यहाँ से साइन कन्वेंशन मैंने सिखाने की कोशिश की, चिन्ह परिपाटी मैंने बताने की कोशिश की है। यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों ने देखा, मैंने आपको बताया दर्पण दो तरीके के होते हैं। दर्पण दो तरीके के होते हैं बेटा, बच्चा, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण होता है और एक उत्तल दर्पण होता है। अवतल दर्पण में 5 कंडीशन होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जिसमें से 5 में वास्तविक और उल्टा बनता है, लेकिन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा बनता है। वो कंडीशन कौन सी होती है, जब वस्तु को हम फोकस और ध्रुव के बीच में, जितने भी इमेज वर्चुअल बनेंगे वो सारे सारे सीधे बनेंगे, इरेक्ट बनेंगे, और अगर वर्चुअल बनेगा तो पॉजिटिव बनेगा, वी। ध्यान रखिएगा, वी जो होगा वो पॉजिटिव होगा, ठीक है बच्चे। ऐसे यहाँ पे भी मैंने आपको बताया कॉन्वेक्स मिरर में एफ पॉजिटिव होता है, देखो पॉजिटिव साइड है तो पॉजिटिव होगा, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ जो ऑब्जेक्ट होती है, ऑब्जेक्ट सब इधर ही रखे जाते हैं, तो निगेटिव तो ऑब्जेक्ट रहेगा ही रहेगा, लेकिन जो इमेज बनता है बेटा वो इस साइड बनता है, तो वो प्लस रहेगा। ध्यान रखिएगा, ये साइन कन्वेंशन मैंने आपके सामने लिख दी है, ठीक है बच्चे। जब चैप्टर पढ़ाएंगे ना, तो ये सब जो चीजें हम तुम्हें दिखा रहे हैं ना, ये रे डायग्राम वगैरह, ये उड़ा के फेंक देंगे, ऑफलाइन के बच्चे जानते हैं, उड़ा के फेंक देंगे, एक ही दिन में पूरे रे डायग्राम खत्म कर दूंगा, लेके आऊंगा एक क्लास। अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे आवर्धन की। बेटा आवर्धन क्या होता है, दर्पण का आवर्धन क्या होता है, दर्पण का आवर्धन थोड़ा सा यहाँ बात कर लेते हैं। मैग्निफिकेशन ऑफ, दर्पण का आवर्धन क्या होता है, जिसको हम लोग कहते हैं एम, क्या कहते हैं बच्चे, एम कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो होता है ना बेटा, ये माइनस का v अपॉन यू होता है, ये फॉर्मूला याद रखना, और बराबर आई अपॉन ओ होता है। मतलब प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के जो अनुपात होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, ठीक है बेटा। बेटा यहाँ जो आई है, यहाँ जो आई है इसको कहते हैं प्रतिबिंब की लंबाई, यहाँ जो आई है इसको क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की लंबाई, लेंथ ऑफ, लेंथ ऑफ इमेज। और यहाँ पे जो ओ है बच्चे, याद ध्यान रखना का, अभी पेपर में आने वाला है, ये जो ओ है इसको कहते हैं वस्तु की लंबाई, क्या कहते हैं, वस्तु की लंबाई, तो हम लोग कहते हैं लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट या हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो ये एक रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है, जिसको हम लोग कहते हैं m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू बराबर i अपॉन o। इस फॉर्मूले को आप लोग क्या रखिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। दर्पण का जो आवर्धन होता है वो m कहते हैं, m। अच्छा, कभी कभी लिख के आता है कि वस्तु का प्रतिबिंब 4 गुना बड़ा बन रहा है, 4 गुना, ये जो 4 गुना होता है ना वो मैग्निफिकेशन ही होता है, ध्यान रखना। गुना की बात करें, 4 टाइम्स लार्जर देन बन रहा है, तो 4 गुना बोले, 3 गुना बोले, 2 गुना बोले, जब गुना लिख के आ जाए इसका मतलब वो रेखीय आवर्धन दे रखा है आपको, क्या दे रखा है, रेखीय आवर्धन दे रखा है। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है बेटा। ये बात आपको क्या रखनी है, ध्यान रखनी है, ठीक है। ये आप लोगों ने इसको नोट कर लिया है, इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये सारी चीजें अभी पेपर में आने वाली हैं। ये हम लोगों का था मिरर से रिलेटेड कुछ बातें, इसको नोट कर। अभी हम आप लोगों को एक फॉर्मूला और बताने जा रहे हैं बेटा, एक फॉर्मूला और हम आपको थोड़ा सा लेंस के बारे में समझाने जा रहे हैं। लेंस के, लेंस क्या होता है, अब दर्पण के बारे में बताया, अब लेंस के बारे में बता रहे हैं, ठीक है। अच्छा रुको, अभी नहीं बताएंगे लेंस के बारे में, थोड़े क्वेश्चन कर ले उसके बाद लेंस के बारे में बताएंगे। क्यों नहीं बताएंगे सर अभी, क्योंकि अभी आपने दर्पण के बारे में पढ़ा है, तो फिर खिचड़ी पक जाएगी, आप भूल जाओगे सारी चीजें, तो थोड़ी प्रैक्टिस कर ले, क्योंकि वो उल्टा होता है पूरा, ये पूरा लेंस और मिरर थोड़ा उल्टा होता है साइन कन्वेंशन में, ठीक है। ध्यान रखेंगे अभी हम लोग। चलो देखते हैं, पहले हम लोगों को क्वेश्चन यहाँ पे आ चुका है न्यूमेरिकल, और ये न्यूमेरिकल आपके 2025 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया था। सर आप लोग, आप यहाँ पे, हमने देखा है अन्य चैनलों पे कि वहां पे ब्रैकेट में लिखा होता है किस सन में पूछा गया, आप क्यों नहीं लिख के आते हो बेटा। हम बच्चों की चेष्टा जानते हैं, बच्चा क्या चाहता है,
बच्चे की चेष्टा चाहते हैं, हम ये नहीं चाहते हैं बच्चा पेपर में गलती करे जाके। हम अगर यहाँ पर सन लिख देंगे तो बच्चा वही क्वेश्चन लगाएगा खाली, हमें पता है, और वो क्वेश्चन आने नहीं है इस बार 2026 में, रिपीटेड क्वेश्चन नहीं आने, सारे क्वेश्चन नए आएंगे। इसलिए हम पे भरोसा रखो, खाली कहीं के भी बच्चे हो, हम पे भरोसा रखो, इसको पढ़ो। सन मैं इसलिए नहीं लिखता हूँ, फिर आप वही क्वेश्चन रटते हो, रिपीटेड ईयर के क्वेश्चन। नो भैया नो, नए क्वेश्चन आएंगे सारे क्वेश्चन। कुमार मित्तल के स्लाइड देखोगे तो स्लाइड 59 पेज की है, स्लाइड 59 पेज की है बेटा, जहां तक देखोगे वहां तक क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखाई देंगे। खतरनाक तरीके से आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन दिखाई देने वाले बच्चे, ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं, सारे के सारे क्वेश्चंस आपके लिए हैं। सारे मोटर बाइक जितने भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, वो हर क्वेश्चन पे मैंने जोर दिया है। डायग्राम वाले क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन 2025 में आया था, आया तो नहीं आया था ये क्वेश्चन, ये देखो ये क्वेश्चन, सब क्वेश्चन कराऊंगा आप लोगों को, आप भी कहोगे ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन ये आएगा 2026 में, पक्का। अभी मैं आपको ये भी बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन पेपर में आएंगे बेटा, और एक ऐसा क्वेश्चन ले रखा है जो कि बच्चा हिल जाएगा, ये लो, खतरनाक क्वेश्चन, कभी नहीं किसी ने कराया, किसी चैनल पे कराया गया हो तो मैं बता दे रहा हूँ 2026 में आएगा, मैं बता रहा हूँ आपको 2026 में आएगा पक्का। तो ऐसे क्वेश्चन ढेर सारे मैं आपके लिए लेके आया हूँ। चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, और पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है ये देखना है हम लोगों को। चलो बेटा पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ना है। न्यूमेरिकल कभी भी आएगा क्वेश्चन को पढ़ेंगे, और मिरर कौन सा कह रहा है उसको साइड में लिख लेंगे, ठीक है। कह रहा है एक अवतल दर्पण है, इंग्लिश मीडियम वाले टेंशन मत लो, कॉनकेव मिरर है, कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इंग्लिश मीडियम वाले को थोड़ा धैर्य रखना है, मैं इंग्लिश में बोलता रहूंगा, आप टेंशन मत लो। एक कॉनकेव मिरर है, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए ना, आप माइंड में या कहीं पे रफ में जाके लिख लेना, जिससे कि सारी चीजें क्लियर हो। अब जिस तो जब आप प्रैक्टिस कर लोगे ना तो सारी चीजें अपने आप ही माइंड में हो ही जाएंगी, लेकिन अभी के लिए हम लोग लिख लेंगे एक अवतल दर्पण है। अरे एक अवतल दर्पण एक कॉनकेव मिरर है, उसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई वस्तु रखी जाती है। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जब वस्तु रखेंगे तो जो 20 सेंटीमीटर होगा बेटा, कह रहा 20 सेंटी, एक अवतल दर्पण है, उसके सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या रखी जाती है, एक वस्तु रखी जाती है, मान लेते हैं यहाँ पे। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की जो दूरी होगी बेटा वो क्या होगी, वो क्या होगी, वस्तु की दूरी होगी, ध्यान रखना क्या होगी, वस्तु की दूरी होगी, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट होगा। और अभी हमने आपको बताया डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, यू कहते हैं। इसका मतलब यू दे रखा है आपको कितना, 20 सेंटीमीटर, ठीक है। की दूरी पर वस्तु रखने पर उसका वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण से, वास्तविक प्रतिबिंब बनना, ध्यान रखना, कह रहा दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, मतलब इमेज जो बनता है उसका जो प्रतिबिंब की दूरी यहाँ पे दे रखी है, देख लो आप लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़ोगे तो समझ में आएगा। कह रहा है उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, प्रतिबिंब की दूरी दे रखी है कितने सेंटीमीटर पे बनता है, 30 सेंटीमीटर पे। अब इसने वास्तविक शब्द यूज क्यों किया, अब इसने वास्तविक शब्द यूज क्यों किया, वो इसलिए किया क्योंकि बेटा कॉनकेव मिरर जो होता है, अवतल दर्पण जो होता है, वो दोनों प्रकार की इमेज बनाता है, रियल भी बनाता है और वर्चुअल भी बनाता है। अब वो कह रहा है कि उसका जो इमेज है वो 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनता है, जाके इस साइड कहीं पे। तो आपको पता होगा रियल जब बनता है, जब रियल बनता है मेरे बच्चे, यहाँ पे देखो, जब रियल बनता है, मैंने आपसे क्या बोला, जब वास्तविक बनता है तो यू वी को भी कैसा लेना है, निगेटिव लेना है। यू हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा, और एफ भी हमेशा क्या होगा, निगेटिव होगा। तो जब रियल इमेज बोलेगा ना कि रियल, कॉनकेव मिरर रियल इमेज बना रहा है, तो हम लोग कैसा लेंगे उसको, उसको भी क्या लेंगे, निगेटिव। यू को भी क्या लेना है, हमेशा निगेटिव लेना है, क्योंकि आपको पता है कॉनकेव मिरर जो होता है वो इधर ही सारे के सारे ऑब्जेक्ट रखता है, और इधर ही सारी सारी उसकी इमेज बनती है। इधर सारी इमेज बनेगी तो रियल बनेगी, तो रियल बोल रहा है तो वी को भी कैसा लेंगे, निगेटिव लेंगे। तो निकालना क्या है बच्चे, जरा यहाँ पे देखिए, निकालना क्या है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे। सबसे पहले कह रहा है एक कॉनकेव मिरर है, उसके फ्रंट पे 20 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट रखी जाती है, इसका मतलब ये 20 सेंटीमीटर डिस्टेंस की ऑब्जेक्ट है, ध्यान रख लेना। फिर कह रहा है उसका जो वास्तविक प्रतिबिंब है वो दर्पण से 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है, मतलब जो मिरर था उससे 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे उसका इमेज बनता है, रियल बनता है। तो 30 सेंटीमीटर क्या होगी, उसकी डिस्टेंस ऑफ इमेज हो गई, रियल बनना है तो निगेटिव लेना है, ठीक है। तो निकालना क्या है, तो कह रहा है दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी को मतलब कहते हैं हम लोग, ऐसे लिखना है जाके बेटा पेपर में पहले, ठीक है। फोकस दूरी को हम लोग कहते हैं एफ, ये निकालना है आपको। आपको पता है एफ निगेटिव ही आएगा, क्यों, क्योंकि कॉनकेव मिरर का एफ कैसा होता है, निगेटिव होता है। देखना जरा, सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे दर्पण सूत्र के द्वारा, ऐसे लिखना है, दर्पण सूत्र के द्वारा, फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला। दर्पण सूत्र के द्वारा क्या करेंगे, दर्पण सूत्र क्या होता है, 1/f = 1/u प्लस का 1/v, बोले थे नहीं बोले थे। अब f क्या है, f निकालना है आपको, 1/f = 1/u कितना है बच्चे मेरे पास, -20 है, ठीक है, प्लस v कितना है, 1/v कितना है, -30 है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करना सीख लो बेटा, क्योंकि बच्चे यही गलती करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 1/f = ये माइनस के साइन को ऊपर ले जा सकते हैं, तो ये हो जाएगा -1/20, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देख ध्यान रखना, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो ये प्लस माइनस क्या हो जाएंगे, माइनस, तो यहाँ लिख देंगे -1/30, ठीक है। अब इसका लेना पड़ता है बेटा एलसीएम, तो 20 और 30 का जब एलसीएम लेंगे
आप ऐसे भी कर सकते थे, अब क्या बताएं, अब आप लोग ऐसे ही कर लो। चलो, 2 दाम 20, तो 1 कम 2, 2 पंचे 10, फिर 2 से जाएगा 2 पंचे 10, 15। अब 3 से जाएगा 5, तो जाएगा नहीं, 5 को ऐसे लिख दो, 15 जाएगा, 3 5 5 से दोनों चले जाएंगे, एक और एक। अब इनका मल्टीप्लाई करा लो, यही एलसीएम आ जाएगा, 5 यही 15, 15 दूनी 30, 30 दूना 60, 60 इसका एलसीएम आ गया। अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं, 20 का भाग 60 में देंगे, क्या आएगा 3, 3 का गुणा ऊपर करा दो, जो इसका भाग देने पे जो आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर कराया जाता है, माइनस 30 का भाग 20 में दो, 2, 30 दूना 60, 2, जो आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर करा दो, 2 का मल्टीप्लाई ऊपर, 1/f इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, लेकिन साइन माइनस का ही आएगा बेटा, पता है 60। आपको क्या निकालना था, एफ निकालना था, तो ये उल्टा हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, एफ ऊपर चला जाएगा, तो ये नंबर भी उल्टा हो जाएगा, 60/5 काट देंगे, 12 पंचे, एफ बराबर कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, माइनस लगा तो माइनस लगा। आपको एफ निकालना था कि नहीं निकालना था, आपको एफ निकालना था कि नहीं निकालना था, निकल गया एफ हमारा, कितना आ गया 12 सेंटीमीटर। कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, तो मैंने बोला था ना कॉनकेव मिरर हमेशा फोकस कैसा रहता है, निगेटिव, निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमारा आंसर क्या है, सही है। बने रहिए, धैर्य बनाए रखिए, बहुत सारे क्वेश्चन अब की बार 100 में 100 पक्के होने वाले, अगर आप लोग धैर्य बना के पढ़ रहे हो तो, ठीक है, यहीं से क्वेश्चन आएगा, ये तो मेरी गारंटी है बेटा, ये तो मेरी गारंटी है, ठीक है। पूरी लास्ट जनवरी तक हम आपको सारे चैप्टर के न्यूमेरिकल करा देंगे कैसे भी करके, उसके बाद फरवरी में 1 शॉट लाएंगे चैप्टर का, ठीक है, रिवीजन के लिए, टेंशन मत लो, ठीक है। ये हो गया, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक अवतल दर्पण है, हम लोग लिख ले रहे हैं एक अवतल दर्पण है, हम लोग पहले सबसे पहले ये सारी चीजें लिख लेते हैं, ठीक है। एक अवतल दर्पण है, ओके, इसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब 30 सेंटीमीटर की दूरी पे बनता है। अरे ये तो वही क्वेश्चन है क्या, ये तो वही क्वेश्चन है क्या, अच्छा यहाँ 20 सेंटीमीटर था, यहाँ 10 सेंटीमीटर है, अरे सेम वैसा ही है भैया। कह रहे एक अवतल दर्पण है, उसके सामने 10 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी हुई है, मतलब ये डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, यू कहते हैं। 10 सेंटीमीटर बोले तो 10, कॉनकेव मिरर में यू कैसा होता है, निगेटिव, हमेशा ध्यान रखना, चाहे कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो, यू को हमेशा निगेटिव लेना है, ठीक है। कह रहा वास्तविक प्रतिबिंब बना रहा है, रियल इमेज बना रहा है, रियल इमेज कितनी डिस्टेंस से बना रहा है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस से बना रहा है, इसका मतलब वी जो दे रखा है वो 30 दे रखा है, और रियल बोलेगा कॉनकेव मिरर होगा तो क्या ले लेना, निगेटिव ले लेना, ठीक है। तो कह रहा फोकस दूरी ज्ञात करो, एफ निकालो, वही फॉर्मूला लगेगा, 1/f बराबर 1/u प्लस का 1/v। आप लोग अच्छे से लिखिएगा, जैसे मैंने पहले क्वेश्चन में लिखा था, वस्तु की दूरी बराबर 10, प्रतिबिंब की दूरी बराबर 30, फोकस दूरी ज्ञात करनी, ठीक है। फिर लिखेंगे दर्पण सूत्र के द्वारा, फॉर्मूला लगाएंगे, पूरा अच्छे से लिखना है तब नंबर मिलेगा, मैं तो डायरेक्टली कर रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। 1/f इज इक्वल टू क्यू कितना है बच्चे मेरे पास यहाँ पे 10, प्लस पी कितना है बच्चे यहाँ पे माइनस का 30, इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/f इक्वल टू, ये माइनस ऊपर चला जाएगा, माइनस का 1/10, और ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -/30, ठीक है बच्चे। 1/f इज इक्वल टू 10 और 30 का एलसीएम लोगे तो 30, ठीक है। 10 का भाग 30 में दो, 3, 3 का गुणा 1 में कराओ, माइनस माइनस 30 का भाग 30 में देंगे 1, 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा -4/30। अब इसको उल्टा कर दो, f बराबर, तो ये नंबर भी उल्टा हो जाएगा 30 में, इसका भाग देंगे 4 से, 4 का भाग जब 30 में दोगे, 4 सत्ते 28, 2 बचा, दशमलव लगाओ, 0 बढ़ाओ, 4 7.5, फोकस दूरी जो आई वो निगेटिव की 7.5 सेंटीमीटर आ गई। ये हो गया सिंपल सा क्वेश्चन। निगेटिव आ रही है क्यों, क्योंकि हमारा मिरर कैसा भैया, कॉनकेव है, कॉनकेव मिरर में हमेशा कैसी आती है, निगेटिव। ऐसे क्वेश्चन हमारे पेपर में 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ध्यान रखिएगा, अभी बहुत प्रैक्टिस करने वाले, टेंशन मत लो, ठीक है। फिर से एक क्वेश्चन आ गया, और क्वेश्चन कह रहा है, अब देखो ध्यान समझना, कह रहा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है, दर्पण कौन सा है, कॉनकेव ही है, दर्पण कौन सा है मेरे भाई, कॉनकेव ही है, मिरर कॉनकेव है, लेकिन उसकी जो फोकल लेंथ दे रखी है, कह रहा फोकस दूरी का 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का, इसका मतलब फोकस दूरी आपको दे रखी है, क्या दे रखा है आपको, फोकस दूरी दे रखी है, कितना दे रखा है बच्चे यहाँ पे 20 सेंटीमीटर, एक अवतल दर्पण के 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है, अर्थात अवतल दर्पण है, इसका मतलब फोकस दूरी कैसी होगी, निगेटिव होगी। कॉनकेव मिरर, इसका मतलब उसकी फोकल लेंथ कैसी होगी, निगेटिव होगी। के सामने एक वस्तु 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, मतलब वस्तु की दूरी दे रखी है, वस्तु कहाँ रखी जाती है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, यू कहते हैं, यू बराबर कहाँ रखी जाती है, 30 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे रखी जाती है, मतलब ये भी निगेटिव होगा क्योंकि यू भी निगेटिव होता है कॉनकेव मिरर में। तो कह रहा प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात कीजिए, मतलब प्रतिबिंब ज्ञात करना है, प्रतिबिंब की दूरी ज्ञात करनी है, ठीक है। डिस्टेंस ऑफ आपको इमेज निकालना है, और डिस्टेंस ऑफ इमेज को अभी हमने पीछे बताया क्या बोलते हैं, वी कहते हैं, क्या कहते हैं, वी। अब यहाँ लिखेंगे दर्पण सूत्र के द्वारा, मैं सब क्वेश्चन में नहीं लिखने वाला हूँ,
दर्पण सूत्र के द्वारा आप ऐसे पूरा लिखेंगे पेपर में, ध्यान रखिएगा। फ्रॉम द मिरर फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/, यहाँ पे f दे रखा है आपको माइनस का 20, u दे रखा है माइनस का 30, v निकालना है तो v को ऐसे ही लिखा रहना, ठीक है। तो जो निकालना है उसको यहीं पे रखते हैं बच्चे, और जो निकालना है उसको यहीं रखो, इसको इधर भेज दो। तो ये तो पहले लिख लेंगे माइनस का 1/20, और ये माइनस का 1/30 जब इधर आएगा बेटा तो ध्यान रखना दूसरी साइड आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। 1/v, अभी हमने 20 और 30 का एलसीएम लिया था, कितना आया था 60। 20 का भाग 60 में देंगे, क्या करना है इसका भाग इसमें देना है, जो आएगा मल्टीप्लाई ऊपर कराना है। 20 का भाग 60 में देंगे, क्या आएगा 3, 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3, प्लस 30 का भाग 60 में देंगे 2, 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2, ठीक है। तो 1/v बराबर प्लस माइनस, माइनस 3 में 2 गया 1, लेकिन 3 बड़ा है, इसके पहले माइनस है तो माइनस लगाए, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, v का मल्टीप्लाई इधर कराएंगे, माइनस का v इज इक्वल टू 60 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 60, v बराबर माइनस इधर चला गया, माइनस का 60 सेंटीमीटर, माइनस का 60 सेंटीमीटर हमारी डिस्टेंस ऑफ इमेज आ गया। ये हमको निकालना था, ये क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। आपको प्रतिबिंब की स्थिति निकालनी थी ना, डिस्टेंस ऑफ इमेज निकालना था, हमारा आंसर आ गया। ये भी क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा जा सकता है, 2024 में पूछा गया, सेम यही क्वेश्चन 2024 में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है बच्चे। सारे क्वेश्चन हमको पढ़ने हैं, ध्यान रखना, चाहे किसी भी सेट में आए हो ना आए हो, मैं मतलब नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब क्या कर, अब देखो, अब थोड़ा सा ध्यान रखना यहाँ पे चीजों को, क्या कह रहे हैं, कह रहा एक 3.0 सेंटीमीटर लंबी वस्तु है, लंबी वस्तु है मतलब वस्तु की लंबाई दे रखी है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, वस्तु की लंबाई, ध्यान से समझ लेना, लंबी वस्तु कह रहा है, लंबी वस्तु बोले, वस्तु की लंबाई दे रखी है, ठीक है, मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट को क्या कहते हैं, ओ कहते हैं, कितना है 3 सेंटीमीटर है, इसको लिख लो पहले, जो जो चीजें दे रखी होती लिख लिया जाता है। एक 3 सेंटीमीटर, 30 नहीं है, पॉइंट लगा है, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, एक 3 सेंटीमीटर लंबी वस्तु मतलब वस्तु की लंबाई है, लंबी वस्तु मतलब वस्तु की लंबाई, इसका लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट हो गया, ओ बराबर 3 सेंटीमीटर। एक 8 सेंटीमीटर वाले वक्रता त्रिज्या, ओहो समझो जरा क्वेश्चन को, कह रहा है सीबीएसई में पूछा गया था, 8 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ कर्वेचर वाले कॉनकेव मिरर के सामने, कॉनकेव मिरर के सामने, मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, सबसे पहले तो यही चीज अपने माइंड में घुसेड़ लिया करो, मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, ठीक है। और कह रहा है 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो बताओ, अभी मैंने पीछे बताया था, वक्रता त्रिज्या का मतलब क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं, कितना दे रखा है 8 सेंटीमीटर दे रखा है। तो बेटा हम लोग वक्रता त्रिज्या से फोकस दूरी निकाल लेते हैं कि नहीं निकाल लेते हैं, आपको आता है कि नहीं आता है, फोकस दूरी कैसे निकाली जाती है, हमने क्या बताया था, आर बराबर फॉर्मूला क्या होता है 2f, आपको आर दे रखा है कितना 8, वक्रता त्रिज्या को आर कहते हैं, ध्यान रखना, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर कहते हैं, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 8 दे रखा है, तो इसकी जगह 8 रख देंगे, बराबर 2f, f बराबर क्या हो जाएगा 8, ये 2 इसके नीचे आ जाएगा, तो 2 चौको 8, तो f बराबर क्या आ गया, 2 का भाग 8 में दिया 4 सेंटीमीटर, एफ कितना हो गया 4 सेंटीमीटर, आपको ये करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन क्या लेंगे, निगेटिव लेंगे, क्योंकि मिरर कौन सा है, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर में फोकस क्या होता है, निगेटिव होता है, ठीक है। इसको आप करके दिखाइएगा वहां पे जाके, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक तो वस्तु की लंबाई दे रखी है 3 सेंटीमीटर, कह रहा है एक 8 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या वाले, तो वक्रता त्रिज्या 8 सेंटीमीटर थी, फोकस दूरी 4 आ गई, वाले अवतल दर्पण, अवतल दर्पण इसलिए मैंने इसको क्या ले रखा है, निगेटिव, के सामने 12 सेंटीमीटर की दूरी पर, 12 सेंटीमीटर की दूरी पर मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है, अर्थात प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर एक ऑब्जेक्ट को रखा जाता है, कितने सेंटीमीटर की डिस्टेंस है, 12 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर, इसका मतलब वो वस्तु जो है ना वो 12 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी जाती है, इसका मतलब वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, और डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को हम लोग कहते हैं वस्तु की दूरी, यू, यू कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर, तो कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर में यू कैसा होगा, निगेटिव होगा, तो क्या कह रहा है, प्रतिबिंब की स्थिति निकाली, स्थिति का मतलब होता है वी, और आकार, आकार का मतलब होता है इसका साइज, साइज का मतलब होता है हम लोग आई कहते हैं, ठीक है, हाइट निकालनी है, साथ ही साथ उसका नेचर भी बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं रफ कर रहा हूँ, आप इसको नोट कर लीजिएगा कहीं पे, ठीक है, हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमारा टारगेट है वी निकालने का, ठीक है। तो यहाँ पे मिरर फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि मिरर कह रहा है, तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v, ये क्वेश्चन ध्यान समझना, क्वेश्चन आता है पेपर में, आपको यहाँ पे f दे रखा है, बेटा यहाँ पे डायरेक्टली f नहीं दे रखा था, ध्यान समझना, यहाँ डायरेक्टली आपको f नहीं दे रखा था, यहाँ रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखा था आपको कितना 8 सेंटीमीटर, आपने f निकाला है किस फॉर्मूले से, r बराबर 2f वाले फॉर्मूले से, ठीक है। तो कितना आया 4 आया, निगेटिव क्यों लिया है मैंने, क्योंकि कॉनकेव मिरर में f हमेशा निगेटिव होता है, अवतल दर्पण में पीछे बताए थे, तो है ना, तो 1/f की जगह क्या रखेंगे माइनस का 4, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट आपको दे रखा है 12, तो यहाँ पे u की जगह रख देंगे माइनस का 12, v निकालना है सबसे पहले, तो स्थिति बोले
ठीक है, तो आपको इसका मतलब होता है v निकाला। मैंने क्या कहा था, जो निकालना उसको यहीं पे लिखा रहने दो और जो नहीं निकालना उसको इधर भेज दो। तो पहले इसको लिख लेंगे माइनस का 1/4, ये माइनस का 1/12 इधर आएगा तो हो जाएगा 1/12। ठीक है, 1/v इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे, आप ले सकते हो, वैसे 12 ही आएगा। इसका एलसीएम लेंगे, सबसे पहले 2 से भाग देते हैं, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, फिर 2 से भाग दो, 2 1 कम 2, 2 3 6। अब तो 2 से भाग नहीं जाएगा तो 3 से जाएगा, एक को ऐसे ही लिख दो, 3 दूनी 6 दूनी 12 आया, 12 इसका एलसीएम आ जाएगा। ठीक है सर, अब एलसीएम लेने के बाद क्या करते हैं, इसका डिवाइड इसमें करते हैं, तो 4 का भाग 12 में देंगे, कितना आएगा 3, 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3 प्लस 12 का भाग 12 में देंगे 1, 1 का गुणा 1 में कराएंगे 1, तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू प्लस माइनस 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 3 में 1 गया माइनस 2 बटे 12, देख कम 2 2 छंग 12, तो ये आ जाएगा 1/v इज इक्वल टू माइनस का 1/6, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो v का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, v इज इक्वल टू 6 और ये वाला माइनस जो था वो इधर लगा देंगे। तो मतलब हम लोगों को ये पता चल गया जो हमारा प्रतिबिंब होगा वो -6 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे बनेगा। ठीक है, अब हम लोगों से कह रहा है कि उसका आकार भी निकालो, आकार का मतलब होता है साइज। तो अभी एक फॉर्मूला बताया था, एक फॉर्मूला होता है m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन यू इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, ये फॉर्मूला बताया था। तो m को अभी हटा देते हैं हम लोग, ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, v अपॉन यू इक्वल टू आई अपॉन ओ। तो यहाँ पे v निकल चुका है हमारे पास -6, तो ये माइनस पहले से था, v की जगह रखेंगे -6 डिवाइड बाई u कितना है यहाँ पे हमारे पास -12, आई आपको निकालना है लेकिन ओ दे रखा है, वस्तु की लंबाई दे रखी है, तो यहाँ हो जाएगा 3, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 6/12 बराबर आई/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका इसमें कराएंगे, तो माइनस का 12 बराबर 6 तिक 18, या फिर ऐसे भी कर सकते हो आप डायरेक्टली कर, 6 कम 6 6 दूनी 12, तो ये आ जाएगा माइनस का 1/2 इक्वल टू आई/3, क्रॉस मल्टीप्लाई आई बराबर माइनस का 3, आई बराबर माइनस का 3 है, तो इसको कट करेंगे 1.5 आ जाएगा, तो आई बराबर आ जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, माइनस लगा तो माइनस लगा, माइनस लगा था ना। अब ये आ गया हमारा आई, तो ये इसको साइज भी निकल गया, लेकिन आपसे कह रहा था नेचर भी बताओ भाई, प्रकृति भी बताओ, अगर आप ये नहीं लिखोगे तो आपके 1 नंबर कट जाएंगे, प्रकृति भी बतानी है। तो सबसे पहले एक बात बताओ, मिरर कौन सा है, कॉनकेव है, वी कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, वी अगर निगेटिव आ रहा है तो मैंने आपको कहा था कॉनकेव मिरर में वी निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब इसी साइड बनना होगा भाई, इसी साइड बनना होगा कि नहीं बनना होगा, इसी साइड बनना है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वास्तविक बनना है, अगर इसी साइड बनेगा इसका मतलब रियल बनना है, और वास्तविक बनेगा तो हम कह सकते हैं उल्टा बन रहा है। भाई जितने भी इमेज रियल होते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं, इन्वर्टेड होते हैं। अब ये छोटा बन रहा है कि बड़ा बन रहा है वो तो आपको देख के पता चलेगा। ऑब्जेक्ट कितनी थी, ऑब्जेक्ट की लेंथ कितनी थी 3 सेंटीमीटर, इमेज कितना आ रहा है 1.5 आ रहा है, इसका मतलब उसका आधा बन रहा है, इसका मतलब इमेज कैसा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, वस्तु से छोटा बन रहा है, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ध्यान रखना। सिंपल है यार, कॉनकेव मिरर है, उसमें आपका वी निगेटिव आया है, कॉनकेव मिरर में वी निगेटिव तभी आता है जब रियल बनता है, रियल बनेगा तो इन्वर्टेड बनेगा। अब ये देख लो आई निकाल के आपको पता चल गया, देखो ये आई निगेटिव आता है, इसका मतलब ये कहते हैं उल्टा बनना है, आई निगेटिव का मतलब होता है उल्टा, और ओ पॉजिटिव हमेशा रहता है, क्यों, क्योंकि ओ को सीधा रखा जाता है ऑब्जेक्ट को, जब आप लोगों ने रे डायग्राम पढ़ा होगा तो सीखा होगा। ठीक है, आई निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब उल्टा बन रहा है। अब ये 3 था यार, ऑब्जेक्ट लेंथ 3 थी, इमेज 1.5 ही रह गया, इसका मतलब वो कैसा बन रहा है, छोटा बन रहा है, तो लिख देंगे छोटा। तो इस क्वेश्चन को इस तरीके से करना, ये क्वेश्चन आ सकता है 4 नंबर का 2026 में आएगा, 2025 ये क्वेश्चन, 2025 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से बच्चे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत जानदार क्वेश्चन है, बढ़िया सा कह रहा है, एक अवतल दर्पण, यार हम लोग सबसे पहले यही नजर डालेंगे मिरर कौन सा है, क्यों, क्योंकि यहीं से तो साइन पता चलेगा। एक अवतल दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, भैया वक्रता त्रिज्या दे रखी है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है, अ कॉनकेव मिरर हुज रेडियस ऑफ कर्वेचर इज 60 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ कर्वेचर को आर कहते हैं। अगर हम आपसे कहें इसकी फोकस दूरी क्या होगी, अगर हम आपसे कहें बच्चों इसकी फोकस दूरी क्या होगी, मतलब एफ क्या होगा, तो आपको पता है, आपको एक फॉर्मूला पता है, आर बराबर एफ, एफ बराबर क्या होगा, आर, 2 को नीचे भेज दो, है ना। फोकस जो होता है वो रेडियस की आधी होती है, तो रेडियस 60 थी, की आधी कर दो तो कितनी आ जाएगी, 30 सेंटीमीटर आ जाएगी, तो फोकस जो आया वो कितना आया, 30 सेंटीमीटर। अब आप ये बताओ पॉजिटिव लोगे कि निगेटिव लोगे, कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर की फोकस हमेशा कैसी होती है, निगेटिव होती है, पीछे बताया था। ठीक है, तेरा 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु, ओहो यहां से समझो, इस पॉइंट को पकड़ो, 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु है, मतलब वस्तु की लंबाई दे रखी है भैया, वस्तु की लंबाई दे रखी है 4 सेंटीमीटर लंबी, इसका मतलब वस्तु की लंबाई कितनी हो गई, 4 सेंटीमीटर हो गई, कितनी हो गई बच्चे मेरे, 4 सेंटीमीटर हो गई। ठीक है, कह रहा है 4 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु दर्पण से, उस मिरर से 45 सेंटीमीटर की
डिस्टेंस पे रखी जाती है, मतलब वस्तु की दूरी भी दे रखी है आपको। वो जो ऑब्जेक्ट है 4 सेंटीमीटर का जो ऑब्जेक्ट है वो मिरर से 45 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे रखा जाता है। इसका मतलब निगेटिव रहेगा। आपको पता है वस्तु की दूरी को यू कहते हैं, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट को, और यू कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर हो हमेशा निगेटिव होता है। तो निकालना क्या है, वही क्वेश्चन, प्रतिबिंब की स्थिति वी निकालना है और साथ ही साथ लंबाई निकालनी, आई निकालना है, और साथ ही साथ नेचर बताना है। सेम वही जैसा पिछले बताया था वैसा ही है। ठीक है, मैं जानबूझ के ऐसे डबल डबल क्वेश्चन डाल रहा हूँ जिससे कि आपकी 2 बार प्रैक्टिस हो सके। फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/p। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/f दे रखा है शायद, हाँ, माइनस का 30 इज इक्वल टू 1/u दे रखा है कितना, माइनस का 45, 1/45 प्लस का v निकालना है। स्थिति का मतलब होता है कंडीशन। ठीक है, v निकालना, जिसको निकालना मैंने कहा था उसको ऐसे ही रखो, जो नहीं निकालना उसको इधर भेज दो। तो माइनस का 1/30 माइनस का 1/45 इधर आएगा, प्लस का 1/45 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, 1/p इज इक्वल टू 30 और 45 का एलसीएम लेना है, तो ऐसे यहाँ पे ले लेंगे। सबसे पहले 2 से भाग देंगे, तो एक कम दो, 2 पंचे 10। अब ये 2 से जाएगा नहीं तो इसको ऐसे ही लिख दिया जाता है। फिर 3 से देंगे क्योंकि ये दोनों नंबर 2 से नहीं कटेंगे, 3 से देंगे, 3 बचे 15, 3 एक कम 3, 3 बचे 15। फिर 3 से देंगे क्योंकि 3 से अभी ये कट रहा है, 5 नहीं जा रहा है, इसको ऐसे ही लिख दो, 3 बचे 15। अब 5 से दोनों नंबर चले जाएंगे। ठीक है, तो 5 से यही 15, 15 यही 45, 45 दूना 90, 90 इसका एलसीएम आ गया। क्या आया, 90 इसका एलसीएम आ गया। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे बेटा, ध्यान से देखो, एलसीएम करने के बाद क्या करते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं। 30 का भाग 90 में देंगे, क्या आएगा, 30 तिहाई 90, 3 3 का गुणा ऊपर करा दो, जिस जो इसका भाग इस पे देने पे जो आएगा उसका मल्टीप्लाई ऊपर करा देंगे। ठीक है, 45 का भाग 90 में 2, 45 दूना 90, 2 आया, 2 का गुणा 1 में करा दो, 2 आ जाएगा। तो 1/v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में 2 गया, माइनस का 1/, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, v बराबर माइनस का v बराबर 90, तो v बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का साइन उधर चला जाएगा, माइनस का 90 सेंटीमीटर। मतलब v जो आया वो कितना आया, माइनस का 90 आ गया। अब आपको कह रहा था कि लंबाई भी ज्ञात करनी है। लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई को कहते हैं हम लोग, देखो वस्तु की लंबाई को o कहते हैं, तो प्रतिबिंब की लंबाई को i कहते हैं। तो एक फॉर्मूला याद आ गया ना, m इज इक्वल टू माइनस का v अपॉन u इज इक्वल टू आई अपॉन o। हमको सिर्फ इतना फॉर्मूला लेना है, तो v की वैल्यू यहाँ से रखेंगे। v की वैल्यू कितनी आई, माइनस की 90, u कितना है बच्चे, माइनस का 45, बराबर आपको आई निकालना है। प्रतिबिंब की लंबाई को कहते हैं लेंथ ऑफ इमेज निकालना है, और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है आपको कितना, कहाँ गया, 4, ये दे रखा है ओ। ठीक है, इसको ओ कहते हैं। ठीक है, ध्यान रख लेना। सॉल्व करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 90/45 बराबर आई अपॉन में, ये काट देंगे, 45 दूना 90, तो माइनस का 2/1 बचा इज इक्वल टू आई अपॉन 4, क्रॉस मल्टीप्लाई, आई का 1 में करेंगे, आई बराबर 4 दूनी 8, माइनस का 8 सेंट, ये आई आ गया। नेचर बताना था, नेचर आसानी से पता कर लेंगे। एक बात चेक कर लो सबसे पहले, वी कैसा आ रहा है, वी कैसा आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। मेरे भाई कॉनकेव मिरर में वी निगेटिव आएगा, इसका मतलब हमारा इमेज कैसा बनेगा, रियल बनेगा। और रियल बनेगा इसका मतलब कैसा बनेगा, उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। अब छोटा बनेगा कि बड़ा बनेगा वो तो वहां से देख के पता चलेगा। ऑब्जेक्ट कितना था, 4 सेंटीमीटर का था। इमेज कितने सेंटीमीटर की बन रही है, 8 सेंटीमीटर की बन रही है। मतलब लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट 4 था, लेंथ ऑफ इमेज 8 आया, इसका मतलब वस्तु से बड़ा ही तो बन रहा है। सर माइनस लगा है, माइनस का मतलब क्या होता है बेटा, माइनस का मतलब होता है वो उल्टा बन रहा है, और सभी को पता उल्टा बन रहा है। और 8 बन रहा है इसका मतलब वस्तु से बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो लिख देंगे वस्तु से बड़ा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। ये इसका नेचर हो गया। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। सारी चीजें क्लियर होगी, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग में भी मेरी बातें नहीं देखी है वो देख लो। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक अवतल दर्पण है, फिर से हमारे सामने कौन सा मिरर आ गया है, एक कॉनकेव मिरर आ गया है। कौन सा मिरर आया है, कॉनकेव मिरर आ गया है। ठीक है, जिसकी फोकस दूरी आपको दे रखी 25 सेंटीमीटर। भैया एक हमारे पास कॉनकेव मिरर है जिसकी फोकल लेंथ दे रखी 25 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ कैसी होती है, निगेटिव। कितनी दूरी पर एक वस्तु रखी जाए, अब समझो, यहाँ वस्तु की दूरी नहीं दे रखी, यहाँ वस्तु की दूरी निकालनी है। कह रहा कितनी डिस्टेंस पे हम लोग ऑब्जेक्ट को रखे, कितनी दूरी पर वस्तु रखी जाए, मतलब वस्तु की दूरी निकालनी है आपको, जिससे कि प्रतिबिंब का आकार, आहा बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, ध्यान समझना, जिससे कि प्रतिबिंब का जो आकार है वो वस्तु के आकार के बराबर हो। अच्छा, चलो, अब उसको कह रहा है इसे दिखाने के लिए किरण आरेख भी कोई बात नहीं, तो अब किरण आरेख खींच लेना, एक बेहतरीन कॉनकेव मिरर बना लेना। देखो कैसे करना है, ये क्वेश्चन आ सकता है 2026, अब इसको इंपॉर्टेंट लगा लो। ठीक है, ये कॉनकेव मिरर हो गया, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये हमारा पी हो गया। अब ध्यान रखिएगा, ये कह रहा है जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो आप पोल से लेके यहाँ तक जब नापोगे तो 25
25 तो नहीं नाप लोगे यार, 25 तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। कॉपी में जगह है तो नाप भी सकते हो स्केल से, लेकिन आप चाहे लिख भी सकते हो 25 बराबर, माना 25 सेंटीमीटर बराबर 3 सेंटीमीटर, एग्जामिनर को ऊपर लिख के दिखा देना, तो यहाँ से यहाँ तक 3 सेंटीमीटर नाप लेना। मतलब यार 25 कुल मिला के अगर 25 नापा तो 25 नाप लो, तो जिसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर, इसका मतलब 25 सेंटीमीटर यहाँ पे आएगा। कह रहा वस्तु को कितनी दूरी पे रखी जाए, मतलब ऑब्जेक्ट कितनी दूरी पर रखें कि उसका जो इमेज है वो आकार, उसका जो इमेज का आकार है, मतलब है ना साइज जो है वो वस्तु के आकार के बराबर हो। मतलब कितनी दूरी पे रखें कि उसका जो इमेज है वो जितनी ऑब्जेक्ट हो उसी के बराबर बने। तो एक कंडीशन होती है, ध्यान रखना, तो हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रख देते हैं ना, जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखते हैं तो आपको पता होगा उसका लाइट ऐसे जाता है, और पहली लाइट रिफ्लेक्ट होकर कहाँ से जाती है, फोकस से होकर, दूसरी लाइट फोकस से होकर जाएगी, और फिर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी यहाँ पे, और ये देखो यहाँ पे कट कर। तो जब हम वस्तु को वक्रता केंद्र पे रखते हैं ना, तभी वह वस्तु के आकार की बनती है, ध्यान रखना, ओ ओ डैश, और ये हो जाएगा आई आई डैश। सर जब हम आपको ये रे डायग्राम पढ़ाएंगे ना, तब आपको हम ये सिखाएंगे बहुत अच्छे से, अभी समझ लो। यदि वस्तु हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे ना, तो यहाँ से एक लाइट निकलेगी, रिफ्लेक्ट होगी और फोकस से होके जाएगी, फिर फोकस से ही जाएगी, ये रिफ्लेक्ट होके इधर जाके जहां पे कट करेगा वहां पे उसका क्या बनेगा, इमेज बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन कह रहा था वस्तु को कितनी दूरी पे रखे कि उसका प्रतिबिंब का जो आकार हो, मतलब जो प्रतिबिंब का आकार हो ये वस्तु के आकार के बराबर हो। तो प्रतिबिंब का आकार और वस्तु का आकार तभी बराबर होता है जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाती है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाए, तभी ध्यान रखना प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बनेगा। When object placed at center of curvature, then the image formed is equal to the object। ध्यान रखना, जब हम लोग ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखेंगे, तभी उसका इमेज इस ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्ट की लेंथ के बराबर बनता है, ध्यान रख लेना। लेकिन आपसे पूछ रहा था कि कितनी दूरी पे रखा जाए। तो मेरे बच्चे एक बात बताओ, ये सी, हमको ऑब्जेक्ट यहां से लेके यहां तक होगी ना डिस्टेंस, अगर आपको एफ पता है, मान लेते हैं अगर आपको एफ पता है 25 सेंटीमीटर, आपसे ये डायरेक्टली ये नहीं कह रहा वक्रता त्रिज्या निकालो, घुमा रहा है एग्जामिनर, 25 सेंटीमीटर तुम्हें एफ दे रखा है। तो अगर हम पूछे, कह रहा है कि वस्तु को कितनी दूरी पे रखी जाएगी उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर बने, सीबीएसई उस दिन कराया तब ने ये क्वेश्चन, कह रहा ऑब्जेक्ट को कितनी डिस्टेंस पे रखें कि इसका इमेज उसी के बराबर बने। तो इतना ध्यान रखना, उसके बराबर तो तभी बनेगा जब हम वक्रता केंद्र पे रखेंगे। तो वक्रता केंद्र से पोल के बीच की दूरी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है। वक्रता केंद्र से पोल के बीच की दूरी जो होती है, डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल क्या होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। तो आपको कुल मिला के आर निकालना है, आर अगर निकाल लिया तो काम हो जाएगा। आर बराबर क्या होता है, 2f, आर बराबर क्या हो जाएगा, 2 इंटू एफ, कितना है आपके पास 25, आर बराबर आ जाएगा 50 सेंट माइनस का, कुल मिला के 50 सेंटीमीटर की दूरी पे यदि वस्तु को रखा जाएगा तो उसका प्रतिबिंब उसी के बराबर बनेगा, उसी के आकार का बनेगा। और ध्यान रख लेना उसके आकार का तब बनता है जब वक्रता केंद्र पर रखें। कुल मिलाकर अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है ना कि जब हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखते हैं तभी उसका इमेज उसी के बराबर बनता है, तो अब आप क्वेश्चन कर पाओगे। तो आप लोगों ने देखा, हमको पता था कि ऑब्जेक्ट को जब हम सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखेंगे तभी उसके बराबर बनेगा। तो कुल मिला के सेंटर ऑफ कर्वेचर की पोल से दूरी निकालनी थी, लेकिन फोकस दे रखा था तो ये आसानी से निकल जाएगा, 50 आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से होगा। रे डायग्राम बनाना तो रे डायग्राम इस तरीके से बना लीजिएगा, ठीक है बच्चे, नोट कर लो इसको, नोट कर लो। बच्चों कंफ्यूजन होता है सर पेपर में 25 सेंटीमीटर स्केल से नापेंगे तो इतनी लंबी लाइन खींचेगी, तो मैंने बोल दिया ना, मान लेना, माना 25 सेंटीमीटर बराबर 5 सेंटीमीटर, तो आप 5 सेंटीमीटर का यहाँ से यहाँ तक ले लेना, फिर 5 का यहाँ से यहाँ तक ले लेना, ठीक है। तो एग्जामिनर समझ जाएगा आपने क्या किया, ठीक है बच्चे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन भैया, बहुत बढ़िया। फिर से मिरर कौन सा है, बार बार कॉनकेव मिरर वाले क्वेश्चन क्यों करा रहे हो भैया, क्योंकि 99% क्वेश्चन यहीं से आने वाले हैं, ठीक है। एक कॉनकेव मिरर है, एक कॉनकेव मिरर है, फिर से कह रहा है एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु, 30 सेंटीमीटर दूर रखी वस्तु, मतलब वस्तु की दूरी यहाँ पे हमें पता चल गई। वस्तु की दूरी आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, 30 सेंटीमीटर, मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, यू दे रखा है 30 सेंटीमीटर। कॉनकेव मिरर है तो कैसी होगी, निगेटिव होगी, ठीक है। कह रहा है एक अवतल दर्पण के 30 सेंटीमीटर दूरी रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा प्रतिबिंब बनता है, 3 गुना। याद करो, अभी क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैंने बोला था जब गुना की बात करेगा ना, जब गुना की बात करेगा तो हम लोग क्या ले लेंगे, उसको मैग्निफिकेशन कहते हैं। जब गुना बोलता है ना, 3 टाइम्स लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनेगा, तो जब 3 टाइम्स लिखा हो, 5 टाइम लिखा, इसका मतलब वो m दे रखा है, क्या दे रखा है, m दे रखा है। अब यहाँ पे इसको हमने m लिख लिया, तो पहली कंडीशन में कह रहा है आभासी बनता है, दूसरी कंडीशन में कह रहा है वास्तविक बनता है। तो प्रत्येक दशा में अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए।
ठीक है, कोई बात नहीं। तो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले दशा नंबर 1, कंडीशन नंबर 1, हमारा जो इमेज बनता है वो कैसा बनता है, आभासी बनता है। कह रहा है कि पहले कह रहा था 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु का 3 गुना बड़ा आभासी प्रतिबिंब बनता है। पहले क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे। तो जब वर्चुअल बोलेगा ना, आभासी मतलब होता है वर्चुअल, ध्यान रखना। कह रहा है वर्चुअल इमेज बनता है, फिर दूसरे में कह रहा है रियल बनता है। तो जब वर्चुअल बोलेगा, तो आपको वी एम कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना है। जब वर्चुअल बोलेगा तो एम कैसा लेना है, पॉजिटिव लेना, ध्यान रख लेना। जब वर्चुअल बोलेगा तो एम कैसा लोगे, पॉजिटिव लोगे, ठीक है। और जब रियल बोलेगा तो एम कैसा लोगे, निगेटिव लोगे। तो यहाँ एम से फायदा क्या होगा सर, एम से फायदा ये होगा बेटा, एम से फायदा ये होगा कि आप एक फॉर्मूला जानते हो, एम बराबर माइनस का वी अपॉन यू। एक फॉर्मूला होता है ना, अभी आपको बताया था, एम बराबर माइनस का वी अपॉन यू बराबर आई अपॉन ओ। आपको जिसकी जरूरत होगी वही तो लोगे कि पूरा ले लोगे, हमको सिर्फ इसकी जरूरत है, इतना ले ले रहे हैं, एम बराबर वी अपॉन यू माइनस का। अब यहाँ से बेटा पता है, यू तो आपको दे रखा, वी निकल जाएगा। तो जब वी निकल जाएगा तो आपकी पहले क्वेश्चन की क्या निकल जाएगी, फोकस दूरी निकल जाएगी। तो यहाँ से वी निकालेंगे, एम की जगह रखेंगे 3 बराबर माइनस का वी अपॉन में यू कैसा है, माइनस का 30। भाई यू तो ना माइनस का 30, माइनस माइनस कैंसिल, तो इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई वी बराबर -30 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे 90 सेंट। मतलब v जो आएगा वो 90 आएगा, प्लस का आ रहा है, इसका मतलब समझ में आ ही गया, प्लस का तो आएगा ही आएगा, क्योंकि कैसा बनना है, वर्चुअल बनना है। और आपको पता है कॉनकेव मिरर में जब वर्चुअल बनता है तो प्लस का आता है। तो ध्यान रखना, जब आप लोगों से 3 गुना 10 गुना बोले, अगर बोले 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो m बराबर माइनस का लोगे। जब बोले 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बनता है, मतलब गुना का मतलब तो समझ में आ गया, मैग्निफिकेशन दे रखा है। वास्तविक बोलेगा तो निगेटिव लेंगे, और वर्चुअल बोलेगा तो पॉजिटिव लेंगे। सबसे पहले हम लोग पहले क्वेश्चन को सॉल्व करें, तो यहाँ वर्चुअल बोलना था तो मैंने क्या लिया, पॉजिटिव। इसको मैंने करने से क्या हुआ, m बराबर माइनस वी अपन यू रखा, यहाँ से v निकाल लिया। अब v निकाल लिया तो आपको पहली कंडीशन के लिए फोकस निकालना था, तो फॉर्मुला लगाएंगे 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू प्लस का 1 अपॉन वी। फोकस निकल जाएगा, 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू 1 अपॉन यू कितना आया बेटा, दे रखा है आपको माइनस का 30, प्लस का 1 अपॉन वी कितना दे रखा है 90। ध्यान रख लेना, आभासी बोलेगा पॉजिटिव लेंगे, रियल बोलेगा निगेटिव लेंगे। अभी रियल वाला भी करके दिखा रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू, माइनस ऊपर ले जाएंगे, माइनस का 1/30। अच्छा ये तो नहीं नहीं, इधर उधर कर, 30 और 90 का एलसीएम लेंगे तो 90 आएगा। ध्यान रखना सर, आपको कैसे पता, जब दोनों नंबर एक ही पहाड़े में आते हैं तो जो बड़ा वाला नंबर होता है वही उसका एलसीएम होता है, ठीक है। अब 30 का भाग 90 में देंगे, कितना आएगा, 30 तिहाई 90, जो आया उसका मल्टीप्लाई ऊपर कराओ, प्लस। सर ये माइनस वाला साइन आप ऊपर क्यों लेगा, ले जा सकते, कोई दिक्कत नहीं है। 90 का भाग 90 में देंगे, एक एक का गुणा एक में कराएंगे एक, तो 1 अपॉन एफ बराबर क्या आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में एक गया 2, 3 बड़ा है तो माइनस का 2 बटे नौ, ठीक है। तो एक कम 2, 2 45 आम क्या गया, तो 1 अपॉन एफ इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1/45, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एफ बराबर आ जाएगा माइनस का 45 सेंटीमीटर। तो पहली कंडीशन के लिए एफ निकाल दिया है मैंने। आप जल्दी इसको फटाक से क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए बच्चे, ठीक है। चलो भाई, पहली कंडीशन के लिए एफ निकाल लिया, अब दूसरे कंडीशन के लिए एफ निकालना है। पेपर में एक ही कंडीशन पूछी जाएगी, कहेगा 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो आप m बराबर माइनस ले लेना, कहेगा 3 गुना आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो m बराबर प्लस ले लेना, वहां से फिर v निकालना, फिर आपका आंसर आ जाएगा। अब हम लोग दूसरी कंडीशन सॉल्व करने जा रहे हैं, बहुत सरल होते हैं यार ऐसे क्वेश्चन, अगर आपको कॉन्सेप्ट आते हैं तो। अब क्या कह रहा है, वही चीजें लेंगे, कह रहा है एक अवतल दर्पण है, कॉनकेव मिरर है, जिसकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है 30, मतलब u दे रखा है 30 सेंटीमीटर। आपको पता है चाहे कॉनकेव हो चाहे कन्वेक्स हो, u हमेशा निगेटिव होता है। अब हम लोग दूसरी कंडीशन ले रहे हैं, कह रहा है 3 गुना, अब इसको भूल जाओ, 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, गुना का मतलब एम दे रखा है, 3 गुना कह रहा है तो 3 टाइम्स हो गया। अब वास्तविक बोल रहे हैं तो क्या ले लेना, निगेटिव ले लेना, ध्यान रखना, रियल बोलेगा तो निगेटिव, वर्चुअल बोलेगा तो पॉजिटिव। तो 3 गुना वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है तो एम बराबर -3 ले लिया। तो यहाँ से एम का फॉर्मूला लगाएंगे, एम बराबर होता है माइनस का वी अपॉन यू इक्वल टू, यहाँ पे माइनस का 3 ले लिया, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ठीक है। तो ये जगह वी कैसे में कराएंगे, तो माइनस का वी बराबर माइनस का वी बराबर, अभी तो अभी, ठीक है। एम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस का वी अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस का 3, तो माइनस वी निकालना है हमको, यू हमको पता है माइनस का 30 इज इक्वल टू माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस, तो ये हो जाएगा वी अपॉन 30 इज इक्वल टू माइनस का 3, इसके नीचे कुछ नहीं, 1 लिख लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ तो वी बराबर आ जाएगा 30 का 3 में कराएंगे तो 30 3 90, माइनस का 90 सेंट,
माइनस का 90 सेंटीमीटर क्या आ गया, v आ गया। अब जब v आ गया तो फोकस दूरी आप आसानी से निकाल लोगे, 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। तो 1/f निकालना है तो f की जगह f, u आपको दे रखा है 30 सेंटीमीटर, माइनस का रखेंगे प्लस, अब देखो माइनस आ रहा है, v माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, माइनस आ रहा है, इसका मतलब रियल बन रहा है बेटा, अभी पीछे बताए थे सारी कंडीशन माइनस आता है, ठीक है, रियल बनेगा तो माइनस आएगा, तो v की जगह रखेंगे माइनस का 90, 1/f इज इक्वल टू, ये माइनस ऊपर ले जा सकते हैं तो माइनस का 1/30 प्लस माइनस माइनस का 1/90, 1/f इज इक्वल टू, मैंने क्या कहा, जब एक ही पहाड़े में दोनों नंबर आ जाए तो बड़ा वाला नंबर इसका एलसीएम होता है। 30 का भाग 90 में देंगे, 30 का भाग 90 में देंगे 3, 3 का गुणा 1 में करेंगे 3, माइनस 90 का भाग 90 में देंगे 1, 1 का गुणा 1 में करेंगे 1, तो 1/f बराबर क्या आ गया, माइनस माइनस प्लस 4/90, 4/90, तो ये आ जाएगा। अब इसको उल्टा कर देंगे तो f बराबर, ये नंबर भी उल्टा हो जाएगा, माइनस का 90/4, 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 का भाग 90 में दो, 4 दूनी 8, 9 में 8 गया 1, 0, 4 दूनी 8, 2 बचे दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 4 पंचे 22.5, एफ बराबर कितना आ गया 22.5, माइनस का आएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि कॉनकेव मिरर में माइनस होता है, यहाँ पे भी माइनस का आएगा, यहाँ पे भी माइनस का आएगा, तो दोनों कंडीशन के लिए हमारा आंसर आ चुका है। जब गुना बोलेगा तो m दे रखा है, वास्तविक बोलेगा तो माइनस का m लेंगे, और वर्चुअल बोलेगा तो प्लस का m लेंगे। ये क्वेश्चन इस तरीके से करना है, ध्यान रखिएगा, अभी मैंने जितने फॉर्मूले बताए थे उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो रही है, ठीक है, जैसे नए क्वेश्चंस आएंगे तो मैं नया फॉर्मूला लिख दूंगा जाके ऊपर, इसको नोट कर लो, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन वही है बेटा, एक अवतल दर्पण के 30 रखी हो, ये तो वही क्वेश्चन है, धोखे से मिसप्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, धोखे से फिर से वही रिपीट हो जाता है, स्लाइड बनाते समय ध्यान नहीं रहा हो। चलो ये क्वेश्चन आप एक बार फिर से कर लेना, इसका मतलब मैंने दोबारा दे रखा है, इसका मतलब आप एक बार फिर से करो इस क्वेश्चन, ठीक है, चलते हैं, यही क्वेश्चन पेपर में पूछा जाना था, ठीक। आओ 9वें नंबर क्वेश्चन पे, बहुत शानदार, बहुत जानदार, बहुत धमाकेदार क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो अब आप लोगों को क्या कह रहा है, कह रहा 30 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला एक अवतल दर्पण है। सर जी बार बार कॉनकेव मिरर ही क्यों आ रहा है, क्योंकि बेटा यही तो खेल होने वाला है, यही आएगा भी पेपर में, ध्यान रखना, उत्तल दर्पण को तो छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, एक दो क्वेश्चन डालें दिखाएंगे। सर एक अवतल दर्पण है, एक अवतल दर्पण एक कॉनकेव मिरर जिसकी फोकस दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी आपको दे रखी है, इस तरीके से पूरा लिखा करो, डायरेक्ट एफ ना लिख देना जाके पेपर में, लिखना फोकस दूरी, फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, और फोकल लेंथ निगेटिव होती है, ठीक है। के सामने कोई वस्तु, कोई ऑब्जेक्ट को कितनी दूरी पर रखा जाए, मतलब ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस पूछ रहा है, वस्तु की दूरी पूछ रहा है आप लोगों से, वस्तु की दूरी पूछ रहा है ना मेरे प्यारे बच्चे, आप लोगों से, ठीक है, कोई बात नहीं, निगेटिव ही आएगा, कितनी दूरी पर रखा जाए कि उसका वास्तविक प्रतिबिंब मिलेगा, वस्तु से दोगुने आकार का बनेगा, दो गुना, भैया समझो, यहाँ पे समझिए, दो गुना कह रहा है, इसका एम दे रखा है, गुना जब कभी लिख किया जाए 2 टाइम्स 3 टाइम्स 5 टाइम्स, इसका एम दे रखा है, लेकिन समझो अब एम पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, बेटा एम पॉजिटिव लेंगे कि निगेटिव लेंगे, कैसा पता चलेगा, ये देखो ना क्या लिखा है, वास्तविक प्रतिबिंब बने, वास्तविक मतलब रियल बनेगा, रियल बोलेगा तो माइनस का एम लेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे एम बराबर माइनस का वी अपॉन यू इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में 1, ना तो यहाँ वी दे रखा है ना तो यू दे रखा है, कोई एक चीज निकालेंगे तो यहाँ से निकलेगा माइनस का वी बराबर, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस का 2u, ये कैंसिल, तो v बराबर क्या गया 2u, v बराबर क्या गया 2u, अब इसको ऐसे ही रखे रहने दो, f दे रखा है, v निकाल लिया 2u, फॉर्मूला लगाएंगे 1/f इज इक्वल टू 1/u, ध्यान समझना, क्वेश्चन आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, स्टार मार्क लगा, ठीक है। f आपको दे रखा है कितना 30, u तो आपको निकालना ही है तो u को यू ही लिखो, प्लस v आपने निकाल लिया यहाँ से, इस रिलेशन से कितना आया 2u, 2, तो माइनस का 1/30 इक्वल टू, इसका एलसीएम क्या आएगा 2u, यू कैंसिल, इसका डिवाइड इसमें करेंगे तो यू से यू कैंसिल हो जाएगा, 2 बचेगा, 2 को 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, प्लस यू कैंसिल हो जाएगा, अच्छा 2u का 2 डिवाइड करेंगे तो खत्म, 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1, माइनस का 1/30 इज इक्वल टू 2 और 1 3/2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इसमें करेंगे तो माइनस का 2u इक्वल टू 3 3 9 90 आ गया, u बराबर आ जाएगा, ये माइनस उधर दे दो 90, और ये 2 का डिवाइड इसमें करेंगे तो 45, तो u बराबर आ जाएगा माइनस का 5 सेंट, क्यू बराबर कितना आ जाएगा माइनस का 45 सेंटीमीटर, तो आपसे कहा था ना वस्तु को कितनी दूरी पे रखा जाए, मतलब यू निकालना था, तो यू निकल गया मेरा माइनस का 45 सेंटीमीटर, ये इसका रहा फाइनल आंसर। ऐसे क्वेश्चंस पेपर में आएंगे, आप फटाक से बंदूक उठाना, गोली मार देना पेपर में, फाड़ देना पेपर को, उखाड़ देना पेपर,
है, फाड़ा नहीं जाता बेटा, फाड़ा नहीं जाता है, ध्यान, ठीक है। तो सारे बच्चे गुस्से में पेपर को फाड़ देते हैं जाके, किया जाएगा। हो जरा पेपर, वहां पे कोई आपका पढ़ा लिखा होगा, कहेगा बताओ इसका आंसर क्या है, तो बच्चों को वैसे गलत करके आओगे तुम लोग, हैं कितना भी पढ़ा है तुम्हारे दिमाग में कुछ घुसना नहीं है। कोई कहेगा इसका आंसर ये नहीं है, तुम कहोगे अरे यार गलत हो गया। ऐसे सारे क्वेश्चन पूछेगा तो सारे ही गलत हो जाते हैं, तो फिर मोटिवेट तुम वहीं से हो जाते हो, इसलिए कहते हो हमको साला कौनो मोटिवेट करेगा ही नहीं, हम पेपर नहीं ले जाएंगे घर पे। ऐसा नहीं करना है, हमारे यहाँ के सही बच्चे पेपर हमारे पास लेके आएंगे, ठीक है, नहीं भी लेके आओगे तब भी पता चल जाएगा। चलो फटाक से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बहुत शानदार एवं जानदार क्वेश्चन फिर से आ चुका है बापू लेवल का, ठीक है। लेकिन सर जी यहाँ गड़बड़ी ये है कि हमसे थोड़ी सी दिक्कत ये हो गई है कि यहाँ पे 10वां नंबर क्वेश्चन टाइप किया है और यहाँ के पहले कोई डिजिट नहीं लिखी, डिजिट नहीं लिखी है भैया। हाँ, ले 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 लो 10 ही सेंटीमीटर ले लो, शायद 10 ही, यहाँ कुछ नहीं लिखा, नंबर क्वेश्चन में टाइप कर रहा था, यहाँ से डिजिट गायब हो गई। मान लेते हैं खाली लिखा सेंटीमीटर फोकस दूरी का, अब कितने सेंटीमीटर का ये नहीं पता, तो मान लेते 10 सेंटीमीटर का, कुछ भी आए आपको क्या ही करना है यार, आंसर आएगा। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल दर्पण है। सर जी फिर से कॉनकेव मिरर आ गया, आने दो, जितनी बार आएगा उतनी बार गोली मारेंगे इसको, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, 10 सेंटीमीटर की फोकस दूरी वाला है, इसका मतलब फोकस दूरी आपको दे रखी है, फोकस दूरी आपको डिस्टेंस दे रखी है, एफ दे रखा है कितना, 10 सेंटीमीटर, ठीक है, 20 भी हो सकता था वहां पे शायद, चलो। और कॉनकेव मिरर में एफ माइनस होता तो माइनस ले लिया। के सामने मुख्य अक्ष पर प्रिंसिपल एक्सिस पर दर्पण के ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर 3 सेंटीमीटर ऊंची मोमबत्ती रखी जाती है। हमारे पास एक कॉनकेव मिरर है यहाँ सा, ठीक है, और जिसकी फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर दे रखी, मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो 10 सेंटीमीटर, ठीक है। कह रहा है कि मुख्य अक्ष पर, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है, ध्रुव से, ये ध्रुव से 15 सेंटीमीटर की दूरी पर, मतलब यहाँ कहीं 15 सेंटीमीटर की दूरी यहीं पे तो होगी, 10 ये इसका, इसके पीछे तो 15 होगी, एक मोमबत्ती रखी जाती है, ठीक है, कोई बात नहीं, मोमबत्ती रखेंगे पास यहाँ पे पड़ेगा फोकस, बात नहीं, जाने दो, जाने दो, जाने दो, ठीक है। कह रहा है ध्रुव से, अच्छा मतलब वस्तु की दूरी दे रखी है आपको, है ना, वस्तु की दूरी दे रखी है, मोमबत्ती रखी जाती है, मतलब मोमबत्ती एक वस्तु है, इसका मतलब डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट दे रखा है, यू दे रखा है 15 सेंटीमीटर, कॉनकेव मिरर में यू निगेटिव होता है, ठीक है। और कितने सेंटीमीटर ऊंची रखी जाती है, ये जो मोमबत्ती की लेंथ है ना, ये 3 सेंटीमीटर है, और लेंथ ऑफ मोमबत्ती मतलब लेंथ ऑफ कैंडल, इसका ये ऑब्जेक्ट हो की लेंथ हो गई, मतलब ओ दे रखा है ना। वस्तु की लंबाई भी दे रखी है आपको, वस्तु की लंबाई भी दे रखी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है लाडलो। वस्तु की लंबाई का मतलब तो ओ 3 सेंटीमीटर का दे रखा है, तो 3 ले लेंगे, ठीक है। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है, मतलब वी निकालना है, और साथ ही साथ हमें पता है आई निकालना होगा, आकार निकालना होगा, और उसका नेचर भी बताना होगा। ऐसा क्वेश्चन करा चुके हैं, चलो कोई दिक्कत की बात नहीं है, इसको हम करते हैं और यहाँ पे क्वेश्चन को उखाड़ के फेंकते हैं, क्या बच्चे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना जब पेपर में उड़ा उड़ा के फेंकोगे, तो तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस आ जाएगा, पूरी क्लास को देख लेना, मजा आ जाएगी, ठीक है। 1/f = 1/u प्लस का 1/v। एफ कितना दे रखा है लाडलो, एफ दे रखा है माइनस का 10, यू आपको दे रखा है मेरे बच्चे माइनस का 15, डिस्टेंस निकालनी थी तो वी को यही रखेंगे, आपको बताया थे, जिसको निकालना उसको यही रखो, इसको इधर भेज दो, पहले इसको लिख लो, माइनस का 1/10, माइनस का 1/15 इधर आएगा, तो प्लस का 1/15 हो जाएगा, राइट। तो जाएगा 1/v = 10 और 15 का एलसीएम लेंगे तो 30 आएगा। करके देखो, 2 से पहले भाग दो, 2 पंचे 10 15, अब 2 का भाग नहीं जाएगा, 3 से 2, 5 को ऐसे लिख दो, 3 पंचे 15, 5 का 2 1 और 1, जब तक 1 1 ना आ जाए तब तक भाग देते रहो, 15 यही 5 यही 15 दूनी 30, 30 इसका एलसीएम आ गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसका भाग इसमें देते हैं, 10 का भाग 30 में देंगे, क्या आएगा 3, 3 का गुणा 1 में कराएंगे 3, प्लस 15 का भाग 30 में देंगे, कितना आएगा 2, 2 का गुणा 1 में कराएंगे 2, 1/v = प्लस माइनस माइनस, माइनस का 1/30, तो 1/v = माइनस का 1/30 आया, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो v का इसमें करेंगे, माइनस का v बराबर 30, तो v बराबर आ जाएगा, साइन उधर चला गया, माइनस का 30, v निकल गया मेरे बच्चे, v निकल गया। आपको आकार भी ज्ञात करना था, इमेज की लेंथ भी फाइंड करनी थी, फॉर्मूला हमें पता है, m बराबर माइनस का v/u बराबर i/o। सर जी आपने इसीलिए फॉर्मूले बताए थे कि क्लास को स्टार्ट करने से पहले, यस बेटा यस, इसीलिए कराए थे। तो अब हम लोग इसकी जरूरत नहीं है, तो हम लोग इसकी जरूरत है, वन माइनस का v/u = i/o, v हमने निकाल लिया है माइनस का 30, ओ मेरे यू बेटा दे रखा है माइनस का 15, आई आपको निकालना है, ओ बच्चे दे रखा है यहाँ पे 3, ठीक है, सिंपल है यार, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का 30 डिवाइड बाई माइनस का 15 इक्वल टू आई अपॉन में काट देंगे, 15 कम 15, 15 दूनी 3, माइनस ऊपर ले माइनस का 2, नीचे बचा 1 बराबर i/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ आई का इसमें, आई 1 जा आई,
टू जा 6 माइनस का 6 सेंटीमीटर यहाँ पे आई आ गया। अब एक बात बताओ, नेचर बताना था, बता दो। कॉनकेव मिरर में वी निगेटिव आता तो इमेज कैसा बनता है? रियल बनता है, वास्तविक। रियल बनेगा तो कैसा बनेगा? इन्वर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा। अब देखो छोटा बनना है कि बड़ा बनना है? ऑब्जेक्ट कितना था? 3। इमेज कितनी बननी है? 6। इसका मतलब बड़ा बनना है तो लार्जर देन ऑब्जेक्ट। हो गया यार, हो गया भैया। नेचर भी लिखने के लिए आएगा तो भी लिख देंगे। अगर अवतल दर्पण में वी निगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वास्तविक बनेगा, वास्तविक बनेगा, इसका मतलब उल्टा बनेगा। अब छोटा बनना है कि बड़ा बनना है? वो ऑब्जेक्ट को मैंने देखा 3 और इमेज आ रही 6, इसका मतलब बड़ा बनना है, दो गुना बनना है, कह सकते हैं भाई। 3 का 2 गुना 6 ही होता है ना, 2 गुना प्रति। तो ये हमारा क्वेश्चन का आंसर हो चुका है। इसका भी स्क्रीनशॉट मेरे बच्चे ले लीजिए। ठीक है, चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पे आ चुका है। बहुत प्यारा क्वेश्चन। सर मिरर वाले क्वेश्चन खत्म हो गए क्या? यस, मिरर वाले क्वेश्चन खत्म हो गए। ठीक है, 1 घंटे में मिरर वाले क्वेश्चन समाप्त हो गए। अब ये क्या आया है? अब ये आया है मेरे बच्चे अपवर्तनांक वाले क्वेश्चन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन। यहाँ पे करते हैं हम लोग खेला। ठीक है, ये कितने क्वेश्चन है? 5-6 इसके भी है। आप क्वेश्चन को मत गिनो, क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं मेरे बच्चे। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को सब, मजा आ जाएगी, मजा आ जाएगी भाई, मजा आ जाएगी आज। तो उसका लेंस वाला आ जाएगा। चलो, बहुत शानदार है। कह रहा वायु के सापेक्ष, अरे दादा रे सर जी, ये है क्या? पहले तो इसके कॉन्सेप्ट समझा दो, है ना बेटा। देखो अपवर्तनांक को कहते हैं, अपवर्तनांक को कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स। जाके स्टार्टिंग में लिख। चलो पहले स्टार्टिंग में थोड़ा सा समझा देते हैं हम। स्टार्टिंग में जाके हम आपको थोड़ा सा समझा देते हैं, ये जो पेज छोड़ा था आपके लिए। ठीक है, देखो बेटा अपवर्तनांक क्या होता है? अपवर्तनांक होता क्या है? अपवर्तनांक को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्टिव, क्या कहते हैं सर? मैंगो क्या होता है? वैसा ही अपवर्तनांक क्या होता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को क्या कहते हैं बच्चे? एन कहते हैं। क्या कहते हैं? एन। कहीं कहीं म्यू भी लिखा हुआ है, आपको हम जो बताएं वो बोल रहे हैं। कहीं कहीं ये म्यू लिखा है, म्यू का मतलब भी होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो आप म्यू बोलो चाहे एन बोलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपन ने क्या लिखा है? एन लिखा है। ठीक है, ध्यान रखना है अपवर्तनांक के बारे में आपको जानना है। अपवर्तनांक को एन कहते हैं। थोड़ा सा हम आपको एक बात बताना चाहते हैं बेटा, अपवर्तनांक जो होता है वो किसी के रिस्पेक्ट में होता है और किसी ना किसी का अपवर्तनांक होता है। जैसे मैंने मान लिया मेरे पास दो चीज है, एक कांच है और एक जल है। एक कांच है और एक जल है। कांच को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं ग्लास, और जल को हम लोग इंग्लिश में कहते हैं वाटर। ओके बच्चे? अच्छा मैं बोलूं अगर कांच का अपवर्तनांक क्या होगा तो आप कैसे लिखोगे इसको? कांच, सबसे पहले अपवर्तनांक का साइन क्या होता है? एन। कांच का बोलेगा तो जिसका बोलेगा उसको कहाँ लिखते हैं? यहाँ लिखते हैं, एन जी। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर अच्छा मैं बोलूं जल का अपवर्तनांक क्या होगा तो आप क्या लिखोगे? सबसे पहले एन। और मैं बोलूं जल का अपवर्तनांक तो का अपवर्तनांक बोलेगा उसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ लिखेंगे। फिर से आओ, एक बार और आओ। मैंने यहाँ लिखा हीरा। मैंने कहा बेटा हीरे का अपवर्तनांक को कैसे लिखोगे? हीरे को कहते हैं क्या? डायमंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डायमंड। तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे? एन। किसका अपवर्तनांक बोलेगा उसको यहाँ लिखेंगे। डायमंड को हम लोग क्या कह सकते हैं? डी। एन डी। अच्छा मैंने कह दिया मेरे पास कोई द्रव है। द्रव का मतलब तो कोई लिक्विड है, लिक्विड। कोई लिक्विड, इसका मतलब इसको कहते हैं एल। ठीक है, ध्यान रखना। डायमंड को डी कहते हैं, वाटर को डब्ल्यू कहेंगे, कहीं लिख के आ जाए, ग्लास को जी कहेंगे। ठीक है, ध्यान रखना। लिक्विड। अच्छा मैं कहूँ लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा तो आप क्या करना? सबसे पहले एन लिखना, उसके बाद क्या लिखना? एल। सर मुझे एक बात समझ में आ रही, जिसका भी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलेगा उसको यहाँ लिखेंगे, और उसके बाद जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलेगा उसको यहाँ लिख देंगे। ठीक है सर जी, समझ में आ गया। अच्छा बेटा मैंने कहा कांच का वर्तनांक क्या होगा तो बच्चे ने कहा सर जी पहले एन लिख लेंगे, जिसका बोलेगा कांच का बोल रहा है तो ग्लास को यहाँ लिख देंगे। वेरी गुड, सीख रहे हो, बहुत अच्छी बात है। आप लोग सीख रहे हो, अच्छी बात है, बहुत शानदार, समझ में आने वाला है अगर आप चीजों को देख रहे हैं तो। अच्छा, सबसे पहले ये बात क्लियर हो गई कि सर जिसका वर्तनांक बोलेगा पहले हम लोग वर्तनांक का साइन लिख लेंगे, क्या होता है? एन। और अगर कांच का बोलेगा तो उसको यहाँ लिख देंगे। कांच को कहते हैं ग्लास, थोड़ा सा ध्यान रखना इंग्लिश में। ठीक है जी। अब क्या है? अब है क्या? अच्छा बेटा अगर मैं आपसे एक बात कह दूं कि कांच का वर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक जल के सापेक्ष, ऐसे बोल दूं, ये है क्या? बच्चे इसको घबरा जाते हैं, बच्चे इसमें घबरा जाते हैं। कह रहा रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, थोड़ा सा इसलिए समझा रहे हैं यहाँ पे आके जिससे कि आप सारी चीजें क्लियर हो जाए। रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू आर टी का मतलब तो विथ रिस्पेक्ट टू वाटर। सर जी अब क्या है? कोई दिक्कत नहीं है यार। सबसे पहले देखो क्या लिखा है, कांच का अपवर्तनांक। मैंने क्या कहा था पहले, इसको अपवर्तनांक को क्या लिखते हैं? एन। किसका अपवर्तनांक कह रहा है? कांच का। तो जिसका कह रहा है उसको यहाँ लिखते हैं, बोले थे अभी। अब जिसके सापेक्ष बोल रहा है, क्या कह रहा है? जल के सापेक्ष। तो जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको, अब भाई जगह, एक तो तुमने यहाँ लिख दिया जिसका अपवर्तनांक बोला था, अब जगह कहाँ बची? यहाँ बची, इसका मतलब यही लिखोगे ना जल के सापेक्ष, तो यहाँ लिख देना डब्लू।
तो WNG का मतलब होता है कि कांच का वर्तनांक जल के सापेक्ष। अब आप एक बना के दिखाओ जरा, आप एक बना के दिखाओ, मैं कमेंट में देख रहा हूं, आप बना के दिखाओ। मैं आपसे बोल रहा हूं कि हीरे का वर्तनांक, हीरा का अपवर्तनांक, इफेक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, हीरे का वर्तनांक वायु के सापेक्ष। इसको कैसे लिखेंगे जल्दी से बताओ, इसको कैसे लिखोगे पेपर में, कैसे लिखोगे बच्चों? हीरे का वर्तनांक, अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? एन कहते हैं। हीरे को क्या कहते हैं? डायमंड, डी कहते हैं। जिसका बोलेगा उसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ बोलेंगे, ठीक है। मैंने कहा था वाटर का तो एन डब्ल्यू, डायमंड का एन डी। तो वैसे हीरे का वर्तनांक, किसका वर्तनांक? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड। तो जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो यहाँ, अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको यहाँ लिखेंगे। एयर को क्या कहते हैं? ए कहते हैं। इसका मतलब मेरे बच्चे ये सीख रहे हैं कि कैसे लिखना है। अगर कुछ बोल देगा एग्जामिनर, उसको लिखना कैसे, ये मेरे बच्चे सीख गए। सीख गए नहीं सीख गए मेरे बच्चों? बोलो, सही बच्चे बोलेंगे हाँ भैया सीख गए, सही बच्चे बोलेंगे हाँ भैया सीख गए हैं। वेरी गुड। तो अब अगर आप इसको सीख गए हो बच्चे, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान समझो, ठीक है। इसको अगर आप सीख गए तो इसको कैसे सॉल्व करोगे, ये जरा ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको मैंने बताया, जिसका वर्तनांक बोलेगा उसको हम लोग एन लिखेंगे। मान लो कांच का बोल रहा है तो उसको यहाँ लिखेंगे, कांच का वर्तनांक बोलेगा तो यहाँ लिखेंगे। वायु के सापेक्ष बोलेगा तो जिसके सापेक्ष बोलता है उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हमको ये बात समझ, क्या आपको इतना समझ में आया है? ठीक है, अब समझो। आप लोगों ने इतना चीजें समझ ली, तो अब क्वेश्चन में थोड़ा सा जाते हैं और आपको बताते हैं हम सिखाना क्या चाहते, हम सिखाना क्या चाहते थे आपको, ये हम आपको यहाँ पे दिखाने वाले हैं। यहाँ पे ये नहीं क्वेश्चन है, ये समझो क्या सिखाना चाहते। चलो, आपको थोड़ी चीजें क्लियर हो गई हैं। वहां पे कह रहा है, देखो ध्यान समझना, क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चे मेरे, क्वेश्चन कह रहा है वायु के सापेक्ष, ओह वायु के सापेक्ष किसका वर्तनांक, पहले इधर देखो, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक 1.50 दे रखा है। with refractive index of glass with respect to air is 1.50 refractive index of glass with respect to air is 1.50। किसका कह रहा है? कांच का अपवर्तनांक, अपवर्तनांक को क्या कहते हैं? एन। किसका कह रहा है? कांच का। जिसका कहते हैं उसको कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे। किसके सापेक्ष बोल रहा है? वायु के। जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। कितना दे रखा है? 1.50। क्या मेरी बात समझ में आ गई? फिर से देखो, मैंने अभी सिखाया ना पीछे कैसे करते हैं, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सीबीएसई बहुत इस बार क्वेश्चन आएगा 4 या 5 नंबर का, ध्यान रख लेना, ठीक है। वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलेगा उसको यहाँ लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू, किसके रिस्पेक्ट में? वायु के सापेक्ष। जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको यहाँ लिखेंगे। कितना दे रखा है? 1.50। सर जी मुझे ये बात समझ में आ गई है, वेरी गुड, यही सिखाना भी था, यही सिखाना भी था। अब देखो दूसरी लाइन कह रहा तथा, तथा ठीक है, कांच के सापेक्ष हीरे का वर्तनांक, यहाँ पे हीरे का वर्तनांक दे रखा है, हीरे का वर्तनांक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, हीरे का मतलब डायमंड का। किसके सापेक्ष? विद रिस्पेक्ट टू कांच, कांच का मतलब ग्लास। जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको कहाँ लिखेंगे? यहाँ। ग्लास का मतलब जी। कितना दे रखा है यहाँ पे? 1.6। अब समझो करना क्या है, करना क्या है, कह रहा वायु के सापेक्ष हीरे का वर्तनांक, ये निकालना है आपको। किसका वर्तनांक निकालना है? हीरे का। हीरे का मतलब होता है डायमंड का निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है बेटा? वायु के। जिसके रिस्पेक्ट में बोलता है उसको यहाँ लिखेंगे, ठीक है। ये निकालना है, ठीक, ये आपको निकालना है, ओके बच्चे। तो ये करेंगे कैसे, करेंगे कैसे, क्या आप बताओ कैसे करोगे बेटे, कैसे करोगे, जल्दी से बताओ। कह रहा वायु के सापेक्ष हीरे का वर्तनांक क्या होगा? वायु के सापेक्ष हीरे का अपवर्तनांक क्या होगा? वायु के सापेक्ष हीरे का वर्तनांक, हीरे का वर्तनांक को कहते हैं डी, वायु के सापेक्ष तो इसको बोलेंगे ए। ये आपको करके दिखाना है जल्दी फटाक से, नहीं आएगा तो मैं आपको बताऊंगा। 1 मिनट बेटा, जरा सेल में चेंज कर लूं, 1 सेकंड जरा रुकिएगा, सेल चेंज।
हेलो हेलो। चलिए ठीक है, आवाज आ रही है बच्चों? जरा देख के बताओ, आप लोग जरा कमेंट कीजिए, आवाज आ रही है? हेलो 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 हेलो। चलो ठीक है बच्चे, देखो सबसे पहले फिर से हम लोग वापसी करते हैं क्वेश्चन की तरफ, और फिर से यहाँ पे इसको जरा फिर से बनाना पड़ेगा यार। चलो कोई बात नहीं, क्वेश्चन को फिर से समझाना पड़ेगा क्योंकि डिस्टर्बेंस हो गई। चलो देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है। देखिए बच्चे, सबसे पहले यहाँ देखो, अभी हमने क्या बोला था, कह रहा था वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक दे रखा है। मैंने क्या कहा था, जिसका वर्तनांक बोलेगा उसको यहाँ, और जिसके सापेक्ष बोलेगा, जिसके रिस्पेक्ट बोलेगा उसको यहाँ, कितना दे रखा है 1.50। ठीक है, फिर क्या कर रहा है, तथा कांच के सापेक्ष हीरे का वर्तनांक, हीरे का वर्तनांक दे रखा है, डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है, किसके सापेक्ष, कांच के, मतलब ग्लास के रिस्पेक्ट में, कितना 1.61। ठीक है, तो कह रहा है वायु के सापेक्ष हीरे का वर्तनांक क्या होगा, मतलब हीरे का वर्तनांक क्या होगा, हीरे का वर्तनांक का मतलब होता है डायमंड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स क्या होगा, किसके सापेक्ष, एयर के सापेक्ष, विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये निकालना है। तो ध्यान रखिएगा, जब कभी कोई भी प्रकाश किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, दूसरे से तीसरे में जाता है, तो वहां पे जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होता है वो ये होता है, बेटा जरा लिख लेना, जिसका निकालना उसको लिखेंगे। और ये जो दोनों दे रखे हैं, यहाँ पे तीन माध्यम हो गए ना, ग्लास, डायमंड, और अब यहाँ रिस्पेक्ट टू चेंज हो गया ए, तो यहाँ पे क्या रिलेशन होगा, इन दोनों का जो मल्टीप्लीकेशन होगा यही बराबर होगा, मतलब ए एन जी, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होगा उनका मल्टीप्लीकेशन होगा डायमंड के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से। ठीक है, इनका इनका गुणा करा देंगे आपस में, तो आ जाएगा 1.50, इनटू में इसका करा देंगे 1.61, इसका आपस में मल्टीप्लाई करा लो बेटा। 1.50 का अगर हम लोग 1.61 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये आ जाएगा बच्चे 2.41, 2.41। ये आ गया आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष कांच का। आपसे कह रहा था सॉरी, डायमंड का। हीरे का वर्तनांक, जिसका वर्तनांक बोलेगा उसको यहाँ लिखेंगे, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको यहाँ लिखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है कि आपको एयर के सापेक्ष निकालना था ना, डायमंड का, ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन हमारा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको नोट कर लो, अभी आगे चल के ऐसे क्वेश्चन और आने वाले, अभी आपको मैं सिखाने वाला हूँ आगे कैसे क्वेश्चन होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत शानदार, बहुत जानदार। कह रहा है यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का अपवर्तनांक दे रखा है 1.25, एक लिक्विड है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड, लिक्विड को कहते हैं एन एल, क्या कहते हैं, कह रहा है किसी पारदर्शी द्रव का, द्रव का मतलब होता है लिक्विड, उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है 1.25, किसके रिस्पेक्ट में कह रहा है, विद रिस्पेक्ट टू एयर, तो रिस्पेक्ट में कह रहा है उसको यहाँ लिख लेंगे। ठीक है, फिर कह रहा है कांच का वर्तनांक, अब कांच का वर्तनांक दे रखा है रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलेगा उसको यहाँ, किसके सापेक्ष, इसी के सापेक्ष, वायु के ही सापेक्ष कह रहा है। ठीक है, कितना दे रखा है 1.5। तो आपसे क्या कह रहा है, तो द्रव के सापेक्ष कांच का वर्तनांक क्या होगा, किसका वर्तनांक, कांच का वर्तनांक, डिफेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रिस्पेक्ट टू लिक्विड, कांच के साथ। ठीक है, एक बार फिर से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है यदि वायु के सापेक्ष किसी पारदर्शी द्रव का वर्तनांक, पारदर्शी द्रव का मतलब लिक्विड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है विद रिस्पेक्ट टू एयर 1.25, और आपको ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है इसी के रिस्पेक्ट में 1.5, तो कह रहा है द्रव के सापेक्ष कांच का वर्तनांक क्या होगा, किसका वर्तनांक, कांच का, कांच को कहते हैं ग्लास, किसके सापेक्ष, द्रव का मतलब लिक्विड के सापेक्ष। ठीक है, ये आपको निकालना है। ऐसी कभी कंडीशन आ जाए, ठीक है, जब आपको एल और जी कुछ इस तरीके से यहाँ पे दे रखा हो, आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है, जैसे कि एल एन जी निकालना है आपको, तो क्या करना है, ये वाला ऊपर रख लेंगे और इसको नीचे रखेंगे, और दोनों के आगे क्या लगा देंगे, ए। क्या आपको ध्यान है, क्या बोला मैंने, जब कभी मीडियम दो ही हो, सिर्फ दो ही मीडियम है यहाँ पे, ठीक है, सबसे पहले आपको कह रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का निकालना है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, तो जब कभी ऐसी कंडीशन दिखाई दे जाए कि यहाँ दोनों अलग अलग है, तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे ऊपर और इसको नीचे लिख लेंगे, उसके आगे ए लगा देंगे, तो ये आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड, क्या आ जाएगा, एएनजी की वैल्यू आपको दे रखी है 1.5, और एएनएल दे रखा है आपको 1.5। ठीक है, यहाँ से पॉइंट हटेगा, यहाँ से पॉइंट हटेगा, नीचे दो डिजिट थी इसलिए एक जीरो चला, एल एन जी बराबर आ जाएगा 125 का 150 में भाग देंगे बच्चे, 125 का 150 में भाग देंगे, 25, 125 भाग देते हैं, 5 एक कम 5, एक बचा 10, 1.2 आ जाएगा क्या, 1.2 आ जाएगा क्या बच्चे, अगर हम 125 का 150 में भाग देंगे तो 1.2, तो 125, 25 पंचे 125, 25 छक्का 150, और 5 एक कम 5, एक बच्चा दशमलव जीरो बढ़ाया, 5 दूनी 10, 1.2 आ गया हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। कभी ऐसा बोले तो आपको क्या करना है, सबसे पहले इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, आपका क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर आ जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
ये देखो कितना बढ़िया क्वेश्चन है। एक फिर से फॉर्मूला लिखूंगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड दे रखी। निर्वात का मतलब होता है वैक्यूम, वैक्यूम का मतलब होता है वायु, ठीक है ना भी दे रखा हो तब भी आपको याद रखना। एक क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है, बताइए वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, एमसीक्यू में आएगा। वायु में प्रकाश की चाल कितनी होती है, ये क्वेश्चन पेपर में आएगा। वायु में प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर। वायु में प्रकाश की चाल जो होती है वो कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम जो होता है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यहाँ पे कांच का वर्तनांक दे रखा है, वर्तनांक को एन कहते हैं। तो कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी। ये फॉर्मूला भी नोट करो, मैं लिखने जा रहा हूँ। कांच में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। अपवर्तनांक दे रखा है आपको, कांच का अपवर्तनांक दे रखा है आपको। बड़ा सरल क्वेश्चन, देखो कैसे करना है। कांच का अपवर्तनांक कितना दे रखा है, 3/2। देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं बेटा। सबसे पहले ध्यान रखना है, अगर आपको किसी एक का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा है और दो स्पीड दे रखी है, एक फॉर्मूला आपको याद रख लेना है, अपवर्तनांक बराबर अपवर्तनांक अर्थात रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वायु में प्रकाश की चाल या निर्वात में प्रकाश की चाल, वायु या निर्वात एक ही चीज है। वायु में प्रकाश की चाल, वात में प्रकाश की चाल बटे बटे अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। अब अन्य माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ कांच बोल रहा था तो यहाँ कांच की चाल लिख देंगे, ठीक है। कभी कभी हीरा बोलता तो हीरे में प्रकाश की चाल, है ना। अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम, प्रकाश की चाल। ये आपका एक फॉर्मूला जो कि सब में काम आने वाला है, आप इसको नोट कर लो। अपवर्तनांक बराबर होता है, अपवर्तनांक बराबर होता है निर्वात में प्रकाश की चाल बटे किसी अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। अब अन्य माध्यम कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ कांच था। देखो वायु तो आपको दे ही रखा होगा, ये तो रखना ही नहीं भी दे रखा है तब भी आपको स्पीड ऑफ लाइट याद रखना है, 3 × 10⁸ होती है, ठीक है। और दूसरा माध्यम दे रखा होगा, जैसे यहाँ कांच है, कभी कभी जल दे देता है, कभी कभी कुछ दे देता है, तो उसकी लाइट यहाँ पे स्पीड, ठीक है। आपको क्या कर रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अवर्तनांक आपको दे रखा है, अवर्तनांक कितना दे रखा है, 3/2। तो अवर्तनांक की जगह रख देंगे 3/2 इज इक्वल टू वायु में प्रकाश की चाल दे रखी है 3 × 10⁸ डिवाइड बाई अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है। किसमें निकालनी है आपको, कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है। तो अन्य माध्यम आपका क्या हो गया, कांच हो गया, तो ये लिख लेंगे कांच में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, ये आपको निकालना है। क्या निकालना है उसको नीचे रख देते हैं, प्रकाश की चाल। ये फॉर्मूला याद रख लीजिएगा, ठीक है। ऊपर आपका वैक्यूम की स्पीड आएगी, नीचे जिसकी निकालनी है उसकी स्पीड आएगी, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स आपको दे रखा होगा। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका यहाँ, ठीक है। तो इसका यहाँ करेंगे तो यह आ जाएगा 3 × कांच में प्रकाश की चाल, चाल को कहते हैं वी, चाल को कहते हैं वी, कांच में बोल रहे तो वीजी, इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई इधर करा देंगे तो आ जाएगा 3 × 10⁸ ठीक। तो आपको कांच में प्रकाश की चाल निकालनी है, चाल को कहते हैं वीजी, ठीक है। कांच का मतलब जी हो गया, ठीक है। तो 6 × 10⁸ और ये 3 आ जाएगा नीचे, 3×2 = 6। तो डायरेक्ट मैं लिख दे रहा हूँ वीजी बराबर, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ वीजी, ठीक है। आप चाहे लिख सकते हो कांच में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास, वीजी बराबर 3×2 = 6, 2 × 10⁸ यूनिट लिखना मत भूलिएगा, मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो बच्चे जब कभी भी आपको दो चालें और एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स की बात की जाए तो वहां पे ये रिलेशन लगने वाला है। जब कभी आपको दो स्पीड दे रखी हो और एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स निकालना हो, या एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स दे रखा हो, एक स्पीड दे रखी हो, किसी दूसरे की स्पीड निकालनी हो, तो आपका फॉर्मूला हमेशा यही लगने वाला है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम डिवाइड बाई स्पीड ऑफ लाइट इन एनी मीडियम। ये क्वेश्चन का फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटा, ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और बेटा 2026 में ये क्वेश्चन इस बार आएगा, ये हम आपको गारंटी दे रहे हैं। कहीं नहीं मिलने वाले ऐसे क्वेश्चंस, ये भी हम आपको गारंटी दे, ये भी हम आपको गारंटी दे रहे हैं। ये क्वेश्चन 100% इस बार फंसने वाला है, क्योंकि 2018 के बाद ये क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, ठीक है बच्चे। एक पारदर्शी कांच से बना एक घनाकार गुटका है, एक घनाकार गुटका है, मान लेते हैं एक क्यूबिकल फॉर्म का, घन के आकार का क्या है, एक गुटका है मान लेते हैं। इस छोटा सा एक गुटका है मेरे पास घनाकार, ठीक है। एक पारदर्शी कांच है, पारदर्शी का मतलब होता है जिसमें आर पार हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। कह रहा है जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर है, इसकी जो प्रत्येक भुजा है मतलब ईच साइड जो है, इस घनाकार गुटके को थोड़ा सा मैं बड़ा कर ले रहा हूँ, जिस आपको चीज अच्छी है। एक घनाकार गुटका है क्यूबिकल फॉर्म का, जिसकी प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा 4 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर। कह रहा है इसकी तली पर, मान लेते हैं एक हमारे पास घनाकार गुटका है, इसकी तली पर मतलब इसके बॉटम पे, नीचे नीचे क्या रखा हुआ है, एक कोई काला बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है, कि तली पर एक पॉइंट है, कोई काला बिंदु है। बिंदु की आभासी गहराई की गणना कीजिए।
कह रहा आभासी गहराई की गणना करनी है। आभासी का मतलब होता है अपीयरेंट हाइट। अपीयरेंट हाइट आभासी मतलब होता है जब हम ऊपर से इसको झांकेंगे तो हो सकता है ये हमको थोड़ा सा ज्यादा दिखाई दे। आभासी गहराई की गणना कीजिए जबकि कांच का वर्तनांक आपको 1.6 दे रखा है। देखो ऐसा क्वेश्चन कभी आ जाए, पहले तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा होगा, तो आप वर्तनांक लिख लीजिएगा जिसको हम लोग कहते हैं एन। ठीक है, कितना दे रखा है 1.6, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को कहते हैं एन। ठीक है, तो कह रहा आभासी गहराई की गणना करनी है, तो आभासी गहराई बोले तो अपीयरेंट हाइट, इसको निकालना है। इसका एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, नोट कर लीजिएगा। आभासी गहराई को कहते हैं अपीयरेंट हाइट। अपीयरेंट हाइट आपको निकाल, अच्छा ठीक है। अच्छा, देखो एक फॉर्मूला होता है बेटा, हम आपके सामने पहले तो यहाँ फॉर्मूला लिख दे रहे हैं। अब वर्तनांक बराबर, नोट कर लेना कहीं पे, अब वर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। पहले तो ये फॉर्मूला नोट कर लो क्योंकि यहीं से काम होने वाला क्वेश्चन का, यहीं से काम होने वाला है। क्या वर्तनांक बराबर होता है, अवर्तनांक बराबर होता है वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। ठीक है, ध्यान रखना। तो बच्चे, तो प्रत्येक भुजा दे रखी थी 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर सब। तो आपसे कह रहा था एक हमारे पास घनाकार गुटका है जिसकी तली पर एक बिंदु है, मान लेते हैं यहाँ पे एक पॉइंट है इसके। ठीक है, अगर हम लोग ऊपर से झांकते हैं तो आपको पता है जब ऊपर से झांकेंगे तो हमको कह रहा है इसकी आभासी गहराई क्या होगी, हमको महसूस कितनी होगी, इसकी गहराई कितनी है। वैसे इसकी रियल हाइट कितनी होगी ये बताओ। अगर हम ऊपर से नीचे तक का देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक का, यहाँ पे पॉइंट स्थित है ना, यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो इसकी रियल हाइट कितनी होगी, 4 ही सेंटीमीटर होगी। क्यों? क्योंकि अगर ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, सबका सब क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। तो अगर हम बात करें इसकी रियल हाइट कितनी होगी, तो रियल हाइट दे नहीं रखी है, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसकी रियल हाइट कितनी होगी। भाई जब हम ऊपर से नीचे तक का रियल में देखें, रियल का मतलब होता है पॉइंट को अगर सच में नापा जाए तो जितना क्यूब होगा, जितना क्यूब की हाइट होगी उतनी ही तो पॉइंट की होगी, क्योंकि पॉइंट इसके बॉटम पे ही है ना। तो ऊपर से नीचे तक की दूरी कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये इसकी वास्तविक गहराई है। क्या है वास्तविक गहराई है, रियल डेप्थ है। रियल डेप्थ है बेटा, रियल डेप्थ है आपके सामने ये दे रखा है, रियल डेप्थ दे नहीं रखा है, आपको फाइंड कर लेना है अपने मन से। पहले बात तो आपसे निकालना क्या कह रहा है, आभासी गहराई ज्ञात करो, अपीरेंट डेप्थ फाइंड करनी है। रियल क्या होगी आपको पता होना चाहिए, रियल क्या होगी, जितनी भाई उसकी क्यूब की साइड होगी उतना ही, भाई जितनी साइड होगी, प्रत्येक साइड दे रखी ना 4 सेंटीमीटर। वो चाहता ये कहते तो वास्तविक गहराई 4 है तो आभासी गहराई ज्ञात करो, लेकिन वास्तविक नहीं दे रखा है। वो कह रहा आप दिमाग लगाओ। बेटा वास्तविक का मतलब होता है रियल, रियल में कितनी इसकी हाइट होगी यार, जितनी इसकी साइड होगी उतनी तो हाइट होगी क्योंकि बॉटम पे पॉइंट स्थित है। तो ऊपर से लेके नीचे तक की हाइट कितनी है, 4। इसका मतलब इसकी रियल हाइट कितनी होगी, 4 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर। तो आपसे कह रहा है आभासी गहराई ज्ञात करो। तो एक फॉर्मूला होता है अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, इसको याद कर लेना। अपवर्तनांक बराबर वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपीरेंट डेप्थ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपीरेंट डेप्थ, 2 नंबर का आएगा सीबीएसई में। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आपको कितना दे रखा है 1.6, वास्तविक गहराई आपको पता है 4, आभासी गहराई निकालनी है, अपीरेंट डेप्थ निकालनी है। यहाँ लिख देंगे आभासी गहराई, नीचे कुछ नहीं, वन लिख लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ करा देंगे तो आ जाएगा 1.6 आभासी। आभासी मतलब होता है अपीरेंट डेप्थ बराबर 4 का गुणा 1 में करेंगे 4, ये आ जाएगा आभासी गहराई बराबर आभासी गहराई 4 अपॉन में 1.6 क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई में तो डिवाइड में चला जाएगा, पॉइंट हटेगा ऊपर 0 है, काटेंगे 16 दूनी 32, 8 बचा 16 पंचे 80, 2.5। तो इसकी जो आभासी गहराई होगी, जो हम लोग को वो फील होगी वर्चुअल में, है ना, किरण जो इसकी हाइट होगी वो कितनी 0.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। बेटा ये कॉन्सेप्ट पेपर में छपने वाला है, ये क्वेश्चन पेपर में आने वाला है, ये हम आपको बता दे रहे हैं। इसका फॉर्मूला कहीं नोट कर लेना कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ डिवाइडेड बाय अपीरेंट डेप्थ। किसी ने नहीं करा, ये क्वेश्चन आएगा। ठीक है, क्योंकि 2018 का क्वेश्चन है, ये 2018 में आया था। चांस और उठा के देख लेना। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में अपीरेंट डेप्थ, ये फॉर्मूला होता है। रियल डेप्थ तो दे नहीं रखी थी सर यार, इसकी साइड तो दे रखी थी ना 4 सेंटीमीटर, अगर ये 4 है तो इसका मतलब ये भी 4 होगा। और पॉइंट तो नीचे ही स्थित है, मतलब ऊपर से नीचे तक की गहराई कितनी 4, इसका मतलब ये रियल है, रियल डेप्थ है। अपीरेंट निकालना, रियल निकल गया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा था, अपीरेंट निकाल लेना, इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चे, इसको नोट कर लो फटाक से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो बढ़िया क्वेश्चन है, 15वां नंबर क्वेश्चन है। मेरा जल सीबीएसई 2025 का क्वेश्चन ये है। ठीक है, जल तथा कांच में प्रकाश की चाल क्रमशः 2.25
गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड तथा 2.0 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड दे रखी है। मतलब एक जल की दे रखी है और एक कांच की दे रखी है, स्पीड दे रखी है। ठीक है, तो लिख लेंगे जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल, स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर दे रखा है आपको 2.5 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। फिर क्या करा बाद में, कांच, तो कांच में प्रकाश की चाल दे रखी है। दूसरी चीज आपको दे रखी है कांच में कांच में प्रकाश की चाल आपको दे रखी है। क्या क्वेश्चन, स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास दे रखा है आपको 0.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब समझना करना क्या है, ठीक है, दोनों की स्पीड हमने लिख ली। कह रहा है निम्नलिखित अपवर्तनांक की गणना करनी है, अपवर्तनांक निकालना है। दोनों कंडीशन में आपको क्या निकालना है, अपवर्तनांक निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। पहली कह रहा है पानी के सापेक्ष कांच का, पहले में कह रहा है पानी के सापेक्ष कांच का, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकाल। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, किसका अपवर्तनांक बोलना है, कांच का बोले तो ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, पानी के मतलब वाटर के, पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक निकालना है, ये आपको ध्यान रखना है। दूसरे में आपसे क्या कह रहा है, दूसरे में आपसे कह रहा है वायु के सापेक्ष कांच का निकालना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो आपको काम करना है, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक मतलब कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है। इसके रिस्पेक्ट में एयर के रिस्पेक्ट एएनजी निकाल। ये दो आपको काम करने हैं। स्पीड दे रखी है, तो जब कभी स्पीड दे रखी होगी, ऐसा ऑफलाइन क्वेश्चन में कराया तो ऑफलाइन में स्पीड दे रखी होगी तो करेंगे क्या, सबसे पहले देखो इसको करके दिखा रहे। सबसे पहले कांच का वर्तनांक निकालना है, और वर्तनांक निकालने का फॉर्मूला होता है जब कभी दो स्पीड दे रखी होती है, क्या होता है, वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल बटे अन्य माध्यम में प्रकाश की चाल। अन्य माध्यम क्या है यहाँ पे, देखो ध्यान रखना, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक निकालना है ना, जिसका वर्तनांक निकालना है उसकी स्पीड को नीचे रखेंगे और जिसके सापेक्ष बोलेगा उसकी स्पीड को ऊपर रखेंगे। ध्यान रखना, जब कभी दोनों स्पीड दे रखी होंगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा, तो जिसकी स्पीड, जिसके रिस्पेक्ट में बोल रहा है उसकी स्पीड को ऊपर रखेंगे, जिसकी स्पीड निकालनी है उसकी स्पीड नीचे रखेंगे। तो कांच में प्रकाश की चाल नीचे रखेंगे, कांच में प्रकाश की चाल को नीचे, ठीक है, ये आपको ध्यान। अब आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना था ग्लास का विद रिस्पेक्ट टू एयर, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसकी स्पीड ऊपर, जिसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना उसकी स्पीड नीचे। ध्यान रखना, अब वायु में प्रकाश की चाल तो सर जी यहाँ दे नहीं रखी है, यहाँ पे तो वायु में प्रकाश की चाल दे नहीं रखी है, तो आपको ले लेनी है ना, आपको बोला था ना हमेशा ध्यान रखना 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड डिवाइड बाई, और ग्लास में दे रखी है, कांच में प्रकाश की चाल दे रखी है, यहाँ पे देखो 2 × 10⁸, या कैंसिल, ये कैंसिल, तो यहाँ आ जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर इज इक्वल टू 3/2 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1.5। ये इसका वर्तनांक आ गया, किसका आ गया, दूसरे वाले क्वेश्चन का। पहले वाले को कैसे करेंगे बेटा, हमने क्या बोला, जब कभी दो चालें दे रखी हो, अब वर्तनांक निकालना हो, सबसे पहले किसकी चाल लिखेंगे, ऊपर किसकी लिखेंगे, जिसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो कह रहा है पानी के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, कांच का वर्तनांक, कांच का वर्तनांक पानी के सापेक्ष, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसकी चाल ऊपर, तो पानी की चाल, पानी की चाल बटे कांच की चाल। क्या बोला, जब दो चालें दे रखी हो, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसकी चाल को ऊपर, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना उसकी चाल को नीचे। पानी की चाल कितनी दे रखी है, जल में प्रकाश की चाल कितनी दे रखी है, 0.25 इंटू 10⁸ डिवाइड बाई कांच में कितनी दे रखी है, 2 इंटू 10⁸। ये खत्म, ये खत्म, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.25 डिवाइड बाई 2, पॉइंट हटा, जीरो पड़ा। अब इसको काट लेना, 225 में 200 का भाग दे लो, 225 में 200 का भाग दे दो बच्चे, 225 में 200 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 1.12, 1.12, 1.125। ये आपका इसका आंसर आ गया। सबसे पहले आपको समझना है कि सर जी जब कभी भी दो चालें दे रखी होंगी और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होगा तो सबसे पहले सेट करना सीखो। क्या कह रहा है, पानी के सापेक्ष कांच का वर्तनांक निकालना है, तो कांच का वर्तनांक, कांच का वर्तनांक, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसके रिस्पेक्ट में, वाटर के रिस्पेक्ट में। ठीक है, जब कभी ऐसा बने स्पीड दे रखी हो तो क्या करेंगे, जिसके सापेक्ष निकालना उसकी स्पीड को नीचे, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना उसकी स्पीड को नीचे, दोनों को डिवाइड करेंगे, आंसर आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी कह रहा था वायु के सापेक्ष,
वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, वायु के सापेक्ष कांच का वर्तनांक, जिसका वर्तनांक बोलेगा उसको यहाँ, जिसके रिस्पेक्ट में बोलेगा उसको यहाँ। फिर क्या करेंगे, फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इसकी स्पीड, जिसके सापेक्ष बोला, जिसका निकालना उसकी स्पीड, हमारा फाइनल आंसर, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा जो आए हैं वो अब लेंस के आए हैं फॉर्मूले पे, लेंस बेस्ड क्वेश्चन आए हुए हैं। लेंस बेस्ड क्वेश्चन को हम लोग करेंगे कल। ठीक है, अभी हम लोगों ने मिरर बेस्ड क्वेश्चन को किया और रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाले क्वेश्चन को किए। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अभी आगे देख लेते हैं, सारे लेंस वाले हैं क्या, क्या अभी लेंस वाले हैं, इसको पहले हमें समझाना पड़ेगा। लेंस की डिटेल में बताएंगे, एक पार्ट में एक ही कराएंगे, है ना, ध्यान रखिएगा। लेंस है, सब लेंस है क्या। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन हम लोग क्या कर लेंगे, कल कर लेंगे, सब क्वेश्चन हम लोग कल कर लेंगे, ध्यान रखिएगा। ठीक है बच्चे, तो जितने भी अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन किए, 2 से 3 पार्ट में ये वीडियो आएगी, ध्यान रखिएगा। पूरे एक वीडियो में हम लोग नहीं कंप्लीट करेंगे क्योंकि आपका भी ऐसा बहुत सारी चीजें पढ़नी है आप लोगों को। तो हम लोगों ने अभी मिरर बेस्ड फॉर्मूले पे क्वेश्चन किए हैं, मिरर बेस्ड फॉर्मूले पे ये देखा आप लोगों ने, ये इस फॉर्मूले पे हम लोगों ने क्वेश्चन किए। सबसे पहले ये आपको चीजें मैंने बताई, बेसिकली सारी सारी चीजें हमने आपको क्लियर की हैं। मिरर बेस, उसके बाद आपको रिफ्लेक्टिव इंडेक्स के बारे में थोड़ी सी जानकारी दी, जिसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बोलेगा उसको एन के इधर, जिसके सापेक्ष बोलेगा उसको एन के इधर। इस तरीके से हम लोगों को क्वेश्चन क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है बेटा, तो हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये सारी चीजें पढ़ ली हैं और हम लोगों के सामने ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। ठीक है बेटा, आज की क्लास हम लोग यहीं पे कंप्लीट करेंगे क्योंकि हम लोगों ने इन क्वेश्चंस को कर लिया। कल क्या करेंगे हम लोग, लेंस बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, लेंस। तो जैसे आज ये बताया ना मिरर के बारे में सारी डिटेल, आप इसको कहीं पे नोट कर लेना, कहीं मिलने वाला नहीं है, कहीं पे नोट कर लेना। फिर लेंस बेस्ड जो चीजें होंगी वो हम आपको कब बताएंगे, कल के पार्ट में, और उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हो सकते हैं सारे के सारे कल डिस्कस किए जाएंगे। ठीक है बच्चे, तो ध्यान रखिएगा, ध्यान रखिएगा। अभी की हम लोग क्लास यहीं पे कंप्लीट करते हैं, इस बात को ध्यान रख लेना है आप लोगों को। ठीक है बच्चे, कल क्या करेंगे हम लोग, कल हम लोग करेंगे लेंस बेस्ड क्वेश्चंस। क्या करेंगे बच्चे, लेंस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा बच्चे, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और इस तरीके से कोई नहीं समझाएगा आप लोगों को, सारा आपको बना के दिया पहले मैंने। कल लेंस के बारे में ऐसे ही बना के देंगे, लेंस के क्वेश्चन करेंगे, तोड़ देंगे, खत्म कर देंगे 2 से 3 पार्ट में इस चैप्टर को। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।